हाउस द जोश, हाउस द जोश। जोश कैसा है दोस्तों, हाई है कि नहीं है? नहीं है तो टेंशन मत लेना, अभी हाई हो जाएगा। आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर SLV फैमिली मेम्बर जिनका नाम है हरगुन कौर। इनके द्वारा अभी यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में जो एग्ज़ाम होता है LLB का वो क्लियर किया है। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी इनके द्वारा जो स्टोरी शेयर की गई इसमें वो ये थी कि आप लोगों ने देखा होगा मिल्खा सिंह मूवी देखी है आप लोगों ने? किस किस ने देखी है? येस या फिर नो बताइए। जिसने देखी है उसने एक चीज़ फील की होगी कि मिल्खा सिंह जो था वो रनिंग करके प्रैक्टिस करके रनर नहीं बना है। वो बचपन से ही एक ऐसे माहौल में था कि वो दौड़ता हुआ चला गया, दौड़ता हुआ चला गया। उसका एक पैटर्न था, यानी कि अगर लाइफ उठा के देखोगे तो ज़िंदगी ने उसको धावक बनाया है, ना कि उसने आकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी और वो धावक बन गए। ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। एक लाइफ होती है इंसान की, तो वो लाइफ आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब क्या है मेरा कहने का? मतलब ये कि जब आप लोग जिस चीज़ को जी रहे होते हो उस टाइम पर आप लोगों को कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या यार ये सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है। पर इन रियलिटी वो जब आप लोगों को रिजल्ट देके जाती है ना आगे, तब आप लोगों को समझ में आता है। आप लोगों ने बागी मूवी देखी है? जब स्टार्टिंग में वो वहाँ पर जाता है जो टाइगर श्रॉफ, और वहाँ पर उससे कुछ नहीं कराता है, कहीं झाड़ू लगवा रहा है, कभी कुछ सब्जियाँ और वो सब चीज़ें पता नहीं क्या करवाता रहता है, ठीक है। पर लेकिन इन रियलिटी वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। तो यहाँ पर भी इनके द्वारा बताया गया कि सर स्टार्टिंग में जब मैंने LLB की तैयारी करी उस टाइम पर मतलब खूब जमा के तैयारी करी, पर लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि थोड़ा सा बेसिकली चूक गया। पर लेकिन अगली बार इतनी प्रिपरेशन भी नहीं करी है, अपना नॉर्मल UPSC की तैयारी चल रही है और अब की बार सिलेक्शन हो गया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कई सालों तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, कई बार जो है सिलेक्शन एक भी एग्जाम में नहीं होता है। पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब किसी एक में रिजल्ट आता है तो फिर लाइन लग जाती है, इसमें भी हो गया, फिर इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। 3-4 ज्वाइनिंग लेटर इंसान के हाथ में रहता है। क्यों? क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर जो थ्रेशोल्ड है ना, वो थ्रेशोल्ड पार कर लिया उसने। मतलब क्या है इसका? मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यह है कि UPSC आप लोगों से कुछ मांगती है, एक रिक्वायरमेंट। UPSC नहीं, हर एक एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट जो भी कंप्लीट कर लेगा वो ही उस पर्टिकुलर मुकाम पर पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को अपने आप को हमेशा निहारते रहना है, मतलब अपने आप को हमेशा एक प्रैक्टिस में डाले रखना है। जो भी ऐसी चीज़ें लगती है कि आप लोगों को यार ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो उसको टाइम देना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट ये लग रहा है यार ये सही नहीं चल रहा, उसको टाइम देना है। अपने स्ट्रॉन्ग एरिया जो है ना उसको तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाओ, और जो वीक एरिया है ना उन पे पैरेलल में बैकग्राउंड में काम करना स्टार्ट कर दो, तो चीज़ें शानदार तरीके से आप लोगों की बढ़ती हुई नजर आएगी। इनके द्वारा पूछा भी गया कि सर कुछ सजेशन दो, ये मैं सही कर रही हूँ या फिर जो भी है। तो यार देखो ये आपका डिसीजन होना चाहिए पर्सनली, पर लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर UPSC आप लोगों का गोल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब एक तरीके से ना कि सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के साधु संत बन के UPSC की प्रिपरेशन में लग जाएं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप लोगों का एक प्रिपरेशन का जोन चल रहा है तो इसको साथ में लेकर चला जा सकता है अगर टाइम है आप लोगों के पास में। सबसे बड़ी बात होती है टाइम कितना है आपके पास में, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ इसको सही करना है, कंप्लीट करना है, उसके साथ में UPSC की प्रिपरेशन भी करनी है, क्योंकि अलग कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें इंटरमिक्स होती है। और जब आप लोग एक बार 2-3 साल तक बैठकर प्रिपरेशन कर चुके होते हो ना, उसके बाद में तो जॉब के साथ भी आप लोग प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। एक बार बेसिक के थ्रू अगर गो थ्रू आप लोग हो गए, आप लोगों ने NCERT सारी पढ़ ली, सिलेबस एक बार को गो थ्रू हो गए, उसके बाद में क्या रहता है, उसके बाद में प्रैक्टिस बच जाती है। बस प्रैक्टिस करते रहो, आपने 6 से 7 घंटे अपना डेली अपना रेगुलर लग लग के काम करते रहो, बस मोर देन सफिशिएंट है फिर। पर लेकिन इन रियलिटी जो बेस होता है ना, सबसे बड़ी कमी वहाँ रहती है कि इंसान बेस ही नहीं बना पाता है, वो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो पहले आप लोगों को अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। जब बेस तैयार हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो पैटर्न में आगे चलने लगेगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट डियर फॉर योर नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, और इसी के साथ में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना अच्छे से। और कुछ भी सिलेक्शन होता है यार शेयर किया करो। यहाँ पर ये बोल रही है कि सर छोटा सा एग्जाम है, वो सब चीज़ें ऐसी सी बातें नहीं होती है। ये लाइन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि बाकी लोग आपको UPSC जो PSC के बड़े बड़े एग्जाम्स में जो सिलेक्शन होते हैं उनके मेल करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम छोटा बड़ा होता है, सब ने अपना अपना टारगेट रख रखा है। किसी का टारगेट UPSC है, किसी का टारगेट जो स्टेट PCS है, किसी का SSC है, किसी का बैंकिंग है। तो वो आप लोगों के टारगेट है। तो ऐसा मत देखा करो कि यार वो तो UPSC का आ रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया। नहीं, वो गलत तरीका है देखने का, ठीक है। हर एक इंसान ने अपना क्राइटेरिया तैयार किया, उसके हिसाब से वो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो अपना जो भी सिलेक्शन होता है उसके पीछे कुछ स्टोरी लिखा करो, ताकि मुझे शेयर करने में अच्छा लगे कि हाँ क्या आपने किस तरीके से उसको फेस किया है, ताकि मैं थोड़ा सा स्टोरी भी आपकी शेयर कर सकूँ। इनके आंसर देखा करो आप लोग, बड़े ही मतलब इंटरेस्टिंग रहते हैं।
बहुत ही डिटेल में आंसर इनके द्वारा दिया जाता है, कभी पढ़ा करो इनके आंसर आप, तो काफ़ी कुछ मटेरियल आप लोगों को उसमें मतलब जानने को मिलेगा। और तो कई सारे बच्चे ऐसे आंसर देते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कैसा रहा आज का दिन, मतलब कैसा रहा कल का दिन और कैसा आज का दिन आप लोगों का रहने वाला है, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, यस या फिर नो? सबसे पहले तो ये बताओ, ठीक है। ये देखिए शानदार तरीके से आप लोग अपना शेड्यूल बनाइए और इस तरीके पैटर्न को फॉलो कीजिए। पहले अपना टू डू लिस्ट बना लो और फिर उसको लेकर चलो कौन कौन सा आप लोगों ने अचीव किया, कौन सा अचीव नहीं किया, और उस पर टिक लगाकर जब शाम को आप लोग देखोगे अपने आप को, आप लोग रिव्यू करोगे और ये काम 7 दिन कर लेना बैठ के, भाई साहब जिंदगी सफल हो जाएगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आप लोगों को, जब नया साल आता है ना, हर एक इंसान जो है वो अपना रेजोल्यूशन डिसाइड करता है कि मुझे ये करना है। और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ये एक, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये एक स्टडी हुई है इसके पीछे, आप लोग इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली मुझे मैगजीन का नाम नहीं आ रहा किसने स्टडी की थी। 92% लोग जो है ना, 92% लोग जो है जो रिजोल्यूशन अपना डिसाइड करते हैं वो फर्स्ट वीक यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सोचो आप लोग यहाँ पर, तो कमिटमेंट करना किसी चीज़ को लेकर आसान नहीं है, ठीक है। वो नहीं कहते कि आग का दरिया है और डूब के जाना है या फिर तैर के जाना है, वो वाली बात है, ठीक है। तो आप लोगों को उसके ऊपर काम करना ही करना पड़ेगा। और ये चीज़ें अगर आप लोग एक बार को कर लोगे ना, ये चीज़ें आप जो कर रहे होंगे ना उनको पता लग रहा होगा, और जो कि लग रहा है कि यार ठीक है सर बोल दिया, अरे ठीक है सर ने बोल दिया, ठीक है, उनको कुछ नहीं मतलब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, किस लेवल की बातें बोल रहा हूँ, उनको तो पल्ले भी नहीं पड़ेगी। इन रियलिटी बोल रहा हूँ, ये बोलता हूँ ना डिसिप्लिन में आ जाना। एक इंसान की बात बताऊँ आप लोग, इन रियलिटी जो इंसान आज की डेट में डिसिप्लिन में है ना, वो इंसान आप लोगों को हर जगह अच्छे लेवल पर काम करता हुआ मिलेगा। जो इंसान डिसिप्लिन में है वो मॉर्निंग में टाइम पर उठेगा, जो इंसान डिसिप्लिन में है वो अपना प्रैक्टिस भी करेगा, जो इंसान डिसिप्लिन में है उसकी हेल्थ भी आप लोगों को अच्छी लगेगी, जो इंसान डिसिप्लिन में है और वो अपने घर को भी अच्छे से, मतलब एक तरीके से अपने परिवार के साथ में और घर वालों के साथ में भी अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज करता हुआ नजर आएगा। अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर ए फेज में अच्छा है तो इसका मतलब ये होगा दूसरे फेज में भी वो अच्छा होगा। आप लोगों को बोले एक इंसान जो यार घर में बड़ा आलसी है, ऑफिस में जाके बहुत एक्टिव हो जाता है, हो ही नहीं सकता। अगर घर पे आलसी पड़ा हुआ है बिल्कुल, ऑफिस में जाके बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया, ऑफिस में भी वो इतना ही काम करेगा जितना जबरदस्ती वो कर सकता है, उससे फालतू बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही पावरफुल एक्टिव नजर आएगा आप लोगों को ऑफिस में, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग ऑफिस में बड़ी टेंशन हो रही है, घर में आके बिल्कुल स्विच ऑफ करके आ गए एकदम और घर में आ गए अब बिल्कुल सही है, नहीं हो सकता। घर में वो टेंशन आएगी आएगी। तो इसलिए जो इंसान अच्छा होता है वो हर फेज में आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा नजर आता हुआ नजर आएगा, वो उन चीज़ों को मैनेज कर पाता है। तो ये आप लोग समझिए, अगर आप लोग सोचते हैं आप लोग अच्छी हेल्थ रखे बिना अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जिसकी हेल्थ अच्छी होगी वही पढ़ाई अच्छी कर पाएगा। तो इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करो। ये इनका नाम है यहाँ पर, सॉरी डालना भूल गया, वैसे जो रेगुलर आंसर देते हैं उनके तो नाम याद रहते हैं नो डाउट। यहाँ पर इनका नाम राणा है, तो बहुत ही अच्छे से आंसर देते हैं, क्योंकि मुझे नाम याद हो गए बहुत बच्चों के जो रेगुलर अच्छे से आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेट किया करो यार और अपने पैटर्न को फॉलो करके चलते रहो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। बहुत ही शानदार डिस्कशन रहेगा आज का INA इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, जिसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। कई सारे बच्चे बोले सर तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब तो चलती रहती है, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करो, मुझे मत देखा करो, मेरी तबीयत कैसी भी हो लेक्चर आता रहेगा आप लोगों का, वो एक साइड में है। आप लोग बस पढ़ाई करते रहो अपनी, ठीक है, उसको टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि तबीयत तो पता है गला फीवर और थोड़ा बहुत होता रहता है। वो हो क्या रहा है बेसिकली, पिछले कुछ टाइम में ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया, गर्मी से सर्दी में जा रहा हूँ, सर्दी से गर्मी में आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से ना मेरी नहीं कहता एक तरीके पुंगी बज गई तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, जब नहीं एक सर्दी वाले जोन में चले गए, फिर गर्मी वाले में आ रहे, फिर गर्मी से फिर सर्दी वाले में, तो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से चीज़ें हो जा रही हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो कोई नहीं, इंजॉय करते रहो लेक्चर को, और ये भी लाइफ का पार्ट है यार। प्रॉब्लम लाइफ का पार्ट आएंगी तभी तो जिंदगी अतरंगी बनेगी, वरना क्या फ़ायदा, ऐसी ही चल रही है बस। तो अच्छा होना चाहिए ज़िंदगी में थोड़ा सा। बड़ी प्यारी बात बोली गई है, बोला गया कि खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। उन्हें कहते हैं हाय रहा पाप लग गया उसको, तो ये पाप आप लोगों ने अपने आप को लगा लिया है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो ना यार, कौन सी बड़ी बात है। कौन आप लोगों को बोल रहा है आप लोगों को उठना नहीं है? लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य क्रम निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मुझ पे मतलब मेरे ऊपर नहीं, भगवान बोल रहे हैं मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है मतलब जिस पर भी आप लोग विश्वास करते हो बाकी आप लोग उस पर छोड़ दो। अल्लाह, गॉड, भगवान जो भी आप लोग मानते हो, तो बाकी ऊपर वाला अपना आप देख लेगा यार। उसने भी किसी न किसी पर्पज के लिए तो आप लोगों को बनाया होगा ना वो पर्पज साधो और अपने टारगेट पे लग जाओ, और फिर देखो कितना शानदार रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, भारत रत्न अवॉर्डी हैं, इनका नाम आप लोगों को बताना है। इनके नाम के साथ साथ में इनका काम भी बताना है। तो देखता हूँ कौन कौन इनके बारे में बता पाता है।
इंपॉर्टेंट डे है, एक डे भी देख लेते हैं यहाँ पर, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो भी या फिर एनर्जी जो बोले आप लोग, जो भी एनर्जी आप लोग बोल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में एनर्जी रहती है, एनर्जी उसको कंजर्व करना। जैसे कि नॉर्मल भाषा में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना। तो ये डे बाय डे की लाइफ में हम लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप लोग खुद सोचो, आप लोग जैसे कि आज की डेट में घर में मान लो 3 रूम है, ठीक है, तीनों के तीनों रूम में लाइट जली हुई है और आप लोग कहाँ बैठे हो, आप लोग हॉल में बैठे हुए हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जरा सी देर में अगर लाइट बंद करके आ जाए तो अपना हॉल में बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं, आराम से एंजॉय करें। सबकी रूम की एसी चल रही है, अपना इसी रूम की एसी चलती रहे, या फिर पंखे चल रहे हैं, या फिर कूलर चल रहे हैं, ठीक है, टीवी चल रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को हर एक लेवल पर आप लोग खुद सोचो, जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, पानी चला दिया, नहाने चले गए, ठीक है, पानी निकले जा रहा है, उसको टोटी को बंद ही नहीं कर रहे हो। तो ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिंदगी में जो आप लोग एक तरीके से अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर देख सकते हो। 1991 से सेलिब्रेट किया गया यहाँ पर 14 दिसंबर को यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करता रहूँगा, उसको मैनेज कर लेना, क्योंकि गला जो है बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ओके। ये जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, हालांकि ये आर्टिकल मुझे न्यूज़ एनालिसिस वाले पोर्शन में डिस्कस करना था एंड में, पर लेकिन मुझे लग रहा है पहले ही डिस्कस कर लो आप लोगों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी हैं, इसलिए मतलब इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली। और फीडबैक जरूर दिया करो, लेक्चर आप लोगों को जैसा लगता है, क्या आपका टारगेट आज है वो जरूर बताना। और आज मैंने सांस वाली आप लोगों की एक्सरसाइज नहीं कराई, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का सांस जो है, सांस नहीं आ रहा है ढंग से पता चला मेरा सांस बीच में ना अटक गया, मतलब एक तरीके से नाक ना वो नहीं भरा हुआ है, एक तरीके से वो नहीं दम बंद सा हो जाता है नाक, एक तरीके से टाइट सा जो नजला वो वाला होता है, मतलब क्या ही बोलूँ, बस छोड़ो मूड खराब होगा। और तो मतलब टाइट हो रखा है नाक का काम, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं हिमेश रेशमिया बनाऊँ, नाक से आवाज़ आ रही है ना अभी तेरा 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 सुरूर गाना स्टार्ट करूँगा फिर मैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, कई सारे बच्चे यार नए जुड़ते रहते हैं, वो कहते हैं कि सर PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर 1,68,000 मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी PDF आप लोगों को मिल जाती है। इसी के साथ में आप लोगों का रिवीजन भी यहाँ पर चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, पॉलिटिकल लेक्चर में शेयर करता हूँ डेली रेगुलर 2 लेक्चर आप लोगों के शेयर किए जाते हैं। पुरानी सारी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की PDF भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लेक्चर कितना लेट रहेगा, कभी कोई दिक्कत होगी है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, अगर ये टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो, ठीक है। SLVpedia के नाम से, ये जैसे विकीपीडिया होता है वैसे यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट्स वगैरह कई सारी चीज़ें आप लोगों की जाती हैं यहाँ पर, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप है वीर तालियान के नाम से, तो वहाँ पर आंसर राइटिंग पोस्ट कर सकते हैं, वैसे फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। 3 ग्रुप है, अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छे से आप लोग लेकर चल सकते हैं, फोकस करके एग्जाम पे, ठीक है। बड़ी शानदार बात बोली गई, डेयर टू ड्रीम, उन्हें कहते हैं कि हिम्मत है तो देख के दिखा, ठीक है। तो ख्वाब देखने की हिम्मत आप लोग इसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर इसके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री में DRDO के साथ में बेसिकली मिलकर काम किया जाता है। DRDO यहाँ पर एक तरीका ये क्या करवाता है, एक कॉन्टेस्ट करवाता है। कॉन्टेस्ट मतलब यानी कि अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वो नहीं बिजनेस बिजनेस नहीं, कौन सी मूवी थी वो, बिजनेस बोलता है, तो बिजनेस अगर आप लोग करना चाहते हैं और आप लोग देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम सर थे, वो जाना चाहते थे कहीं पे, वो बेसिकली एयरफोर्स में जाना चाहते थे, पर लेकिन क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। आगे चल के क्या बन गए, तीनों फोर्सेज के कमांडर इन चीफ बन गए। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, फिर उन्होंने आगे चलकर जो है हवाई जहाज उड़ाया भी, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं ऐसी पोजीशन पर जाकर इंसान कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर रियलिटी में आप लोग डिफेंस में जाना चाहते थे, पर लेकिन डिफेंस में आप लोग नहीं जा पाए, डिफेंस के लिए कुछ करने का मौका खुद डिफेंस आप लोगों को दे रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, अगर आप लोगों का यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाता है डिफेंस और एयर स्पेस के अंदर, एरोस्पेस के अंदर में, तो 5 लाख रुपए तो फर्स्ट को मिलेंगे इंडिविजुअल को, 4 लाख रुपए सेकंड को मिलेंगे और थर्ड को मिलेंगे 3 लाख रुपए। अगर आप लोग का स्टार्टअप है तो 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए और 6 लाख रुपए का सपोर्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा DRDO की साइड से, ठीक है। और यहाँ भी कोई भी आप लोगों को ये नहीं बोलेगा ये दोगलापन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई आप लोगों को दोगलापन नहीं बोलेगा शार्क टैंक वाला मुद्दा नहीं यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों का प्रोजेक्ट में अगर दम है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा सुनहरा मौका आप लोग बोल सकते हैं, जो कि DRDO के साथ में काम करने का काफ़ी प्यारा सा मौका है ये। इसी के साथ में अब की बार जो एप्लीकेशन यहाँ पर है, ये हर साल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 2019 में स्टार्ट किया गया था ये, पहले तो आप लोग याद रखिएगा, 2019 में स्टार्ट किया गया, 19 में हुआ,
फिर 20 में हुआ, ठीक है, 20 में हुआ, फिर 21 में हुआ, तो अभी 21 में तीसरा हो चुका था, अभी 22 में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की मेमोरी में ये स्टार्ट किया गया था, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे यार जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, समझ रहे हो आप लोग, पूरी जिंदगी किसी टारगेट के लिए लगा देना। तो ये भी एक अपने ही आप में एक काफ़ी एक ऐसा उदाहरण है जिनको देखकर आप लोग मोटिवेट हो सकते हो। मतलब यार मुझे तो एक अलग ही लेवल की इंस्पिरेशन मिलती है इनसे। ज़िंदगी में यार सारी चीज़ें त्याग देना एक अपने पर्टिकुलर टारगेट के लिए, इससे बड़ी इंस्पिरेशन और क्या होगी। इतनी दिक्कतों को झेलते हुए आगे बढ़ना, समझ रहे आप लोग, कहाँ से उठकर इंसान कहाँ पहुँच गया। मतलब अलग ही लेवल की एक तरीके से आप लोग दिक्कतें देखने को मिलेगी ज़िंदगी में, एक ऐसी ज़िंदगी, और फिर भी इंसान जो है एक हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच गए। तो ये एक सैल्यूट करने वाली बात है। तो ये जो फॉर्म गए हैं यहाँ पर, तो इसके चलते यहाँ पर भी कॉन्टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसके चलते यहाँ पर फिर इनको उसी तरीके से प्राइज़ दिए जाएंगे। क्राइटेरिया ये रहता है कि कितना कैसा इनका डिज़ाइन है, कैसी मेरिट है, कैसी टेक्नोलॉजी है, कैसे ये इनोवेशन लेकर चल रहे हैं। एक तरीका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है यहाँ पर, वो प्रोजेक्ट अगर लेकर चल रहे हैं और क्या बनाने वाले हैं डिफेंस और एरोस्पेस के फील्ड में, तो उसको यहाँ पर देखा जाएगा। DRDO यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है स्टार्टअप यानी कि बिजनेस को, या फिर कोई इंडिविजुअल भी है, आप लोगों के अंदर कोई बहुत ही भयानक तरीके का आइडिया आ रहा है निकल के, यार ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। नहीं, कई बार देख के कोई मान लीजिए कई सारे ना ऐसे स्टार्टअप वाले होते हैं। एक भाई एक बच्चा कह रहा कि सर मैं कॉलेज जाता हूँ रेगुलरली, और मेरे कॉलेज के बाहर ना एक बंदा ना वो क्या कहते हैं गोलगप्पे बेचता है सर, 20 रुपये के 4 गोलगप्पे देता है, और जब मैं आता हूँ तो उसका वो जो डस्टबिन है वो भरी रहती है। सर उस हिसाब से मैंने उसका हिसाब ला के देखा, एक दिन में सर ना होने में भी वो कम से कम 5,000 रुपये कमा रहा है। सर 5,000 रुपये का मतलब समझ रहे हो सर, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो सर, 1.5 लाख रुपये महीना हो गया सर। सर गोलगप्पे वाला सर, ये इस तरीके की कैलकुलेशन करना छोड़ दे, सब करते हैं, ठीक है। उसकी जगह खड़े हो गए गोलगप्पे बेच लोगे क्या आप लोग, ठीक है। उसके जैसी ट्रिक, उसके जैसा पानी बना लोगे क्या, उसका टैलेंट है और उसने सीखा है उस चीज़ को, इसलिए खा रहे। सबके गोलगप्पे थोड़ी ना खा लोगे आप लोग भी, ठीक है। तो इस तरीके से, और गोलगप्पे खाना भी मत, ठीक है, पेट खराब हो जाएगा। वरना सर्दी आ रही है जैसे जैसे आगे, गन्ने का जूस पीना बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग देखते हैं। तो ये है, पूछा जाए आप लोगों से कि डेयर टू ड्रीम जो है वो किससे रिलेटेड है, किसका यहाँ पर कॉन्टेस्ट है, किसकी याद में कॉन्टेस्ट है, क्या क्या यहाँ पर इंडिविजुअल स्टार्टअप किसको दिए जाते हैं। तो ये साइंस एंड टेक के अंदर में आप लोगों का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डायरेक्ट पूछेंगे डेयर टू ड्रीम है क्या ये, तो इसके बारे में पता रहेगा तो फिर तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो ये डे हो गया और ये डेयर टू ड्रीम हो गया। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था कल, पर लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो मुझे लगा कि इसको डिस्कस किया जाएगा फिर कल। यानी कि कल मैंने डिस्कस करना था, कल बोल दिया कल, यानी कि आज इसको डिस्कस करूंगा। और अपने आप में बेहतरीन टॉपिक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव हमारे देश में बनाई गई अभी, तो उसके चलते भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। वैसे आप लोगों को एक बात तो पता ही है कि हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे तो 7वां शेड्यूल है, उसके अंदर में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वो नॉर्मली तो स्टेट लिस्ट के अंदर में है, पर लेकिन जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट और दूसरे से तीसरे में फैल जाती है, तो फिर वो चीज़ें जो हैं, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो फिर वो कहाँ पर आ जाती है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती है, यानी कि सेंटर भी यहाँ पर काम कर सकता है। ये आप लोग समझ सकते हैं। सर ये तो ठीक है आपने बता दिया, पर लेकिन पहले ये तो बता दो कोऑपरेटिव होती क्या है। कोऑपरेटिव एक तरीके की ऐसी संस्था होती है जहां पर एक समूह जो है वो मिलकर काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, एक ग्रुप में, और ये प्रोडक्ट जो है मिलकर आप लोगों ने ये बनाया, ठीक है। फिर इस संस्था के साथ में आप लोग कनेक्ट हैं और इसको आगे ले जाकर बेचा जा रहा है अलग अलग लेवल पे, दिल्ली बाजार में, कहीं कंपनी में, कहीं क्षेत्रीय बाजार में। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोऑपरेटिव और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या होता है? प्राइवेट कंपनी में और कोऑपरेटिव में, मान लीजिए कोऑपरेटिव में आप लोग काम कर रहे हैं और वहां पर कोई प्रोडक्ट बनाया गया, वो प्रोडक्ट बेचा और काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट का सबको हिस्सेदारी मिलेगी यहां पर, ठीक है। पर लेकिन प्रोडक्ट बर्बाद हो गया, प्रोडक्ट चला ही नहीं फिर, और यहाँ पर सारी चीज़ें खराब हो गई, तो फिर सबका नुकसान भी होगा। यानी कि कोऑपरेटिव में सबका नुकसान और सबका फायदा साथ साथ में चलता है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट अच्छा चला गया, अच्छी बात है, नहीं अच्छा चला गया कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मंथली सैलरी मिल रही है,
ठीक है, आप लोग की मंथली सैलरी हो गई है, इतना कर सकता है इंसान कि जब कंपनी डूबने लगे तो कंपनी में से, जॉब में से निकाल सकते हैं, वरना उसको प्रॉफिट होगा तो उसको होगा और नुकसान होगा तो उसको होगा। आप लोग की सैलरी रहती है और वो पैटर्न में आप लोग की चलती रहेगी। ठीक है, तो कोऑपरेटिव और कंपनी में डिफरेंस पता होना चाहिए। कंपनी इंडिविजुअल के प्रॉफिट पर चलती है, कोऑपरेटिव सबके प्रॉफिट पर चलती है। तो आप लोग अमूल एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि मल्टी स्टेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, दुनिया भर की ऐसी महिला हैं जो अमूल की वजह से एक सशक्तिकरण में आकर आज की डेट में अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पा रही है। तो ये कोऑपरेटिव का फंडा देखने को मिलेगा। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हमारा संविधान जब बनाया जा रहा था उस टाइम पर संविधान के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं डाली गई। रीजन क्या है? रीजन थे महात्मा गांधी जी। मतलब महात्मा गांधी जी की जो डेथ है ना, वो संविधान कंप्लीट होने से पहले ही हो गई। अगर वो इंसान उस टाइम पर बने रहते तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकती थी। और सबसे खतरनाक चीज क्या थी, वो थी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1992 में पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में लाया गया। जबकि महात्मा गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि पंचायत जो है वो बेसिकली हमारे देश की जान है, और पंचायती राज सिस्टम जो है उसी टाइम आना था। और आया कब? आया 1992 में। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? यानी कि जो चीज लगभग 40 से 50 साल पहले आनी थी वो 40-50 साल बाद में यहां पर आ रही है। तो इतने पीछे चीजें चली गई यहां पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर इसी पैटर्न में आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखने को मिलेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा एरिया है कि जब ये यहां पर हमारे संविधान के अंदर में ऐड किया गया तो इसके लिए एक पर्टिकुलर संविधान में संशोधन किया गया। अब उसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करूंगा जिससे आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और अभी कई सारे स्टेट पीसीएस के पेपर आप लोगों ने देखे यहाँ पर जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कोऑपरेटिव सोसाइटी से बना। यूपीएससी यहाँ पर पहले क्वेश्चन पूछ चुके हैं और फिर से पूछ लेगी। तो यूपीएससी को शर्म थोड़ी ना है कि वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगी। जब मन करेगा तब क्वेश्चन पूछ लेगी, फिर बोले क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो भाई साहब कहीं से भी आ जाए, आप लोगों को तैयार रहना है। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे कमर्शियल बैंक हो गए, ठीक है, ये आप लोग पीएनबी ये सब कमर्शियल बैंक में आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या है? जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, इसी के साथ में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये कोऑपरेटिव बैंक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आप लोग देखते हैं अमूल, इंडियन कोऑपरेटिव जो सक्सेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है अमूल की, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये आप लोग यहाँ पर एक तरीका क्या हो गया, ये कोऑपरेटिव हो गया। तो हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या संविधान के अंदर में इसके बारे में मेंशन है, वो बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिला जुला साझा मिलकर काम करना, तो संविधान में ऐसी चीजें होना जरूरी है क्योंकि पॉजिटिव चीजें हैं। तो हमारे संविधान में 97th यानी कि यहां पर आप लोगों को 97वां संविधान में संशोधन किया गया। कब ये किया गया? 2011 में। जब ये संविधान में संशोधन किया गया तो उनको लगा तो यार दो जगह कम से कम चेंज करना पड़ेगा। दो जगह कहाँ? एक तो यहाँ पर इसको फंडामेंटल राइट बनाना पड़ेगा लोगों की ताकि आराम से कोऑपरेटिव फॉर्म कर सके। दूसरा, सरकार के लिए भी यहाँ पर डीपीएसपी में डालना पड़ेगा ताकि सरकार भी सपोर्ट कर सके। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट हम लोगों ने बना दिया तो यहाँ पर सरकार को कुछ ना कुछ प्रोविजन ऐसे भी होने चाहिए कि वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। तो इसीलिए यहाँ पर इसको अलग अलग जगह रखा गया है। वो अलग अलग जगह क्या है ये ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता है आर्टिकल 19 के अंदर बहुत सारी चीजें रखी गई है। आर्टिकल 19 के जब फर्स्ट में हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ में मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर आप लोगों को याद होगा जब मैंने फंडामेंटल राइट आप लोगों को पढ़ाए तो मैंने बोला सी का मतलब कोऑपरेटिव, आप लोग याद रखिएगा। तो इससे क्या आप लोग समझते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो ये चीज़ें डायरेक्ट आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बना पाती है। तो सी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कोऑपरेटिव्स हो गए यहाँ पर। और आर्टिकल 19 से लेके 22 तक का राइट टू फ्रीडम आते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो भी बनाने की आप लोगों की फ्रीडम है। ये आर्टिकल 19 का 1 का सी बोलता है। यानी कि आप लोगों का फंडामेंटल राइट बन गया पार्ट 3 के अंदर में कि आप लोग कोऑपरेटिव जो है वो बना सकते हैं, कोई भी आप लोगों को नहीं रोकेगा। तो पहली तो सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो किया गया वो ये किया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट बना दिया आप लोगों के लिए। भाई सीधा सीधा आप लोग कोऑपरेटिव बनाओ, कोई रोकता तो सीधे कोर्ट में जाओ। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों के लिए कोऑपरेटिव हो गया। अब यहां पर जब आप लोगों के लिए कोऑपरेटिव बना दी तो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई यार इस कोऑपरेटिव को सपोर्ट करना है। तो इसके लिए डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में आर्टिकल 43B को ऐड किया गया इसी पर्टिकुलर पर्पज से, ताकि जो भी कोऑपरेटिव है उसको सपोर्ट किया जा सके, एक सिस्टमेटिक डेमोक्रेटिक वे में उसका कंट्रोल रहे, कोऑपरेटिव सोसाइटी सही से आगे बढ़े। ये बातें फिर कहां पर रखी गई? डीपीएसपी के 43वें के बी में भी यहां पर ये चीजें रख दी गई ताकि इसको एक सपोर्ट मिल सके। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज। इसी के साथ में
कोऑपरेटिव से रिलेटेड फिर आर्टिकल की भी जरूरत थी, तो इसलिए आर्टिकल भी रखे गए। आप लोगों को पता है पार्ट में जब आप लोग जाओगे, पार्ट 9 के अंदर में आप लोगों को पंचायत देखने को मिलती है, आर्टिकल 243 से लेके 243O, ठीक है। फिर पार्ट 9 के ए में आप लोगों को पता है म्युनिसिपैलिटी रख दी गई है, आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243ZG तक का। इसी के साथ में फिर यहां पर नेक्स्ट आ गया वह है आर्टिकल 9 का बी, तो यहां पर भी बी है और यहां पर भी बी है, याद रखना। इसमें क्या आ गया, इसमें आ गई कोऑपरेटिव्स, यानी कि उसके लिए पार्ट पर्टिकुलर जो है 9th में, उसके लिए प्रॉपर एक तरीके से आर्टिकल भी रखे गए कि कैसे कैसे कोऑपरेटिव्स को आप लोगों को लेकर चलना है। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी संविधान में अगर आप लोग जाओगे तो स्टेट लिस्ट में है, ये याद रखेगा, पर यहां पर बात की जा रही है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जब भी कोई चीज मल्टी स्टेट पर चली जाती है तो फिर चीजें चेंज हो जाती है। कैसे, जैसे हेल्थ जो है वो आप लोगों को संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में देखने को मिलता है स्टेट लिस्ट के अंदर में, पर लेकिन हेल्थ जब डिजीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, और डिजीज अगर एक स्टेट में है, भाई साहब बिहार में है बिहार कंट्रोल करे, गुजरात में है गुजरात, यूपी में है यूपी, तमिलनाडु में है तमिलनाडु, सब अपने अपनी कंट्रोल करो। पर सोचो कि बिहार से यहाँ पर गुजरात, गुजरात से तमिलनाडु, और फिर इधर उधर महाराष्ट्र, सब जगह फैलना स्टार्ट हो गया। अब ये अलग अलग स्टेट में सेम बीमारी फैल चुकी है। अब ये बीमारी जो है वो सेंटर यानी कि कॉन्करेंट यानी कि सेंटर के टच में भी आ चुकी है। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बन गया है। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर जब तक कोई भी मैटर एक स्टेट का है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर वो मैटर जो है उसमें दूसरे स्टेट का भी हाथ पड़ चुका है, इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर, अब वो मैटर जो है वो दूसरे स्टेट का हाथ पड़ चुका है, तो इसका मतलब ये है अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफियर कर सकती है। समझ में आया? तो ये पूरा फंडा आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर इसके ऊपर कई सारे कटाक्स भी कसे जा रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर। जो बिल है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेंज करने के लिए जा रहा है, और ये 2000 का है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है लोकसभा के अंदर में। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ऑपरेट करती है, जैसे कि अगर आप लोग बात करें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो कैसे उनका डिसिप्लिन है, कैसे कैसे वो काम कर रही है। हालांकि कई सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसलिए भी यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के ढांचे के अपोज में भी है। तो बोलने वाले ऐसी ऐसी भी बातें फिर यहाँ पर बोल रहे थे। तो जरूरी है कि कैसे इसको यहाँ पर लेकर चलना है। कोऑपरेटिव्स जो है उसमें डोमिनेटेड एरिया कैसे हैं, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स में क्रेडिट, मार्केटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि कोऑपरेटिव के अंदर में आते हैं। और बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इन्हीं मुद्दों के ऊपर काम करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जरूरी है। जैसे आप लोग खुद देख लीजिए, यहाँ पर लिस्ट भी मैंने लगा रखी थी, 1 मिनट खुद देखें। फार्मिंग हो गया, ठीक है, इसी के साथ में प्रोड्यूसर हो गया, मार्केटिंग, कंज्यूमर, हाउसिंग, क्रेडिट, ये कोऑपरेटिव्स हैं। टाइप्स इन इंडिया कोऑपरेटिव्स कैसी हैं, लिस्ट आप लोग देखते हैं कोऑपरेटिव्स की। तो ये वो डिफरेंट एरिया हैं जहां पर हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं वो एरिया है जो ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ में कनेक्टेड है। तो ये वो एरिया है, अगर इनमें कोई दिक्कत रहेगी तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। और क्वेश्चन भी बने तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन अगर देखिए यहाँ पर, द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी ए कैटलिस्ट फॉर जो भी कोऑपरेटिव्स हैं, बट इट मस्ट नॉट फैशन इटसेल्फ एज ए कमांड ऑथोरिटी। मतलब क्या इसका, कि ठीक है आप लोगों ने नई मिनिस्ट्री बना ली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पर वो कमांड ऑथोरिटी का काम नहीं करे, वो सपोर्टिव ऑथोरिटी का काम करें एक तरीके से, तब काम अच्छा चलेगा, वरना दिक्कतें चलने वाली है और वांदे लगने वाले समझ में आ गया? देखिए कोई भी आर्टिकल होता है ना, जब उसको आप लोग ढंग से समझना स्टार्ट कर दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। सारी चीज़ें समझ में आ गई तो फिर टेंशन क्या है। फिर तो कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, मान लीजिए जो मैंने बताया कि कौन सा संविधान में संशोधन करके कहाँ पे क्या क्या ऐड किया गया, अब कोई पूछ ले आप लोगों से यहाँ पर आर्टिकल के बारे में, कोई पूछ ले, आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे, बताओ। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है कि सामने वाला किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद लगा के पूछे, ये भाई ले ये है आंसर, ठीक है, और कुछ भी पूछ ले अब हमसे तुम, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से टॉपिक तैयार करना है। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो पूछ लिया करो यार, ठीक है, अपना ही घर का आदमी समझो, ओके टेंशन नहीं नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि एक मूवी है जिसका नाम है गुजारिश। किस किस ने ये मूवी देखी है? जिसने देखी है वो यस बोलिए, और जिसने नहीं देखी है वो नो बोलिए। अब यहाँ पर जिसने नहीं देखी है उसको मैं थोड़ा सा एक इस मूवी की स्टोरी बताता हूँ ताकि आप लोग इस आर्टिकल के साथ में कनेक्ट कर सकें।
ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की ये मूवी है। लगभग आई थिंक 2010 में ये रिलीज हुई थी। संजय लीला भंसाली के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था। इस मूवी में एक पर्टिकुलर ऐसे पर्सन की स्टोरी दिखाई गई है जो कि एक मैजिशियन होता है, पर लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर जो उसको इंजरी होती है वो उसको बिस्तर पर लगा देती है, यानी कि वो कभी उठ नहीं पाएगा। इस तरीके की इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड में एक इंजरी होती है रीढ़ की हड्डी में, इसकी वजह से यहाँ पर ये बिस्तर पर लग जाता है और लगभग ये 12 साल तक ऑलरेडी बिस्तर पर पड़ा रहता है। जब 12 साल बिस्तर पर पड़े पड़े हो जाते हैं, एक इंसान को वहीं पर उसी पर बिस्तर पर वहीं उसे खिलाना पिलाना नहलाना, तो इंसान जो होता है अपनी ज़िंदगी से ऊब जाता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक नर्स रहती है जिसका नाम रहता है आई थिंक सोफिया रहता है, आई थिंक ऐश्वर्या राय का नाम, जो कि इसकी देख रेख करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये उस चीज़ से उब जाता है, कॉन्टिन्यूसली उसी प्रोसीजर में चल रहा है, कुछ लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मर्सी एक तरीके से किलिंग के लिए यहाँ पर ये अपील करता है कोर्ट के अंदर में कि मुझे जो है एक तरीके से जो वर्ड यूज़ किया जाता है, अगर आप लोग बोलो यहाँ पर, उसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु, यानी कि यूथनीजिया, इंग्लिश वर्ड है इसके लिए यूथनीजिया। तो उसके ऊपर ये पूरी मूवी टिकी हुई है। यानी कि ऐसे केसेस आप लोगों को रियलिटी में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे कई सारे केसेस यहाँ पर कोर्ट में भी पहुंचे। ऐसा होता है, मान लीजिए किसी घर में किसी इंसान की एक्सीडेंट हो गई बहुत ही खतरनाक वाली, और वो इंसान जो है अब वो कोमा में चला गया, और कोमा में वो इंसान जो है 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो इंसान वहां से रिकवर कैसे करेगा। अरे एक ऐसा परिवार है यहाँ पर, जिस ये परिवार से आता है इंसान, वो बहुत ही एक नॉर्मल सा परिवार है, जैसे तैसे अपना गुजारा चलाता है। उसकी रोजी रोटी जो है बड़ी ही एक तरीके से ना एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है, वो ये कि बस कमा लिया और खा लिया, वो वाली कंडीशन है। क्या ये परिवार इस हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाएगा जहां पर ये इंसान जो है वो एक तरीके से वेंटिलेटर पर या फिर लाइफ सपोर्ट पर टिका हुआ है? तो कई बार जो परिवार वाले होते हैं वो भी सड़क पर आ जाते हैं एक इंसान का इलाज करवाते करवाते। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी चीज फॉलो करने की कोशिश की जाती है कि एक ऐसा इंसान जिसकी पता नहीं लाइफ जो है आगे कैसी चलने वाली है, वो अपने बिस्तर से उठेगा भी या नहीं उठेगा, उसके चक्कर में एक पूरे परिवार को बेसिकली सड़क पे ला देना। वहां पर बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो वाइफ है उसकी कंडीशन खराब हो चुकी है, वो एक तरीके से मतलब घर की बुरी हालत हो गई, यानी कि ये तो मर ही रहा है, इसके साथ में लगता है कि ये भी सुसाइड कर लेंगे, ऐसी कंडीशन हो जाना है यहाँ पर। तो कई बार जब ऐसे केसेस होते हैं कि जब लगता नहीं है कि इंसान रिकवर कर पाएगा, तो यहाँ पर कई बार बात की जाती है इच्छा मृत्यु की, जिसको यूथनीजिया बोला जाता है। और इसमें भी फिर 2 कैटेगरी आ जाती है, एक तो होती है एक्टिव यूथनीजिया, एक होती है पैसिव यूथनीजिया। इसके बारे में मैं आप लोगों से भी बात करूंगा, पर लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर आप लोग इमोशनल एंगल इसके साथ में टच करोगे तो आप लोग ये बोलोगे, अगर घर में भी हम लोग सोचे किसी ऐसे इंसान को जिसको हम लोग जानते हैं कि यार ऐसा किसी के साथ में हुआ अगर, तो क्या कंडीशन होगी? क्या हम लोग उसको छोड़ देंगे? नहीं यार ठीक है, अब तो तू उठ नहीं रहा है, अब क्या करे, बस मतलब कि एक तरीके से मर जाने दो। ठीक है, ये बात भी हम लोग नहीं सोच पाएंगे किसी भी घर वाले के उसके, चाहे वही घर का नौकर ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे इवन आप लोग नौकर तो बड़ी बात होगी, आप लोग ऐसे बोले किसी का पालतू अगर कुत्ता भी है ना, डॉगी या फिर कैट वगैरह किसी ने पाल रखी है, उसको भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इंसान जो है कोशिश करता है कि उसको बचाए रखे। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है पैरेलल में। तो उन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है वो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बार बार बात की जाती है कि क्या ये सही है यूथनीजिया। तो इसके बारे में यहाँ पर काफी डिटेल में ये टॉपिक कवर किया गया, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर ही पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, एक्टिव पैसिव यूथनीजिया के बारे में मेंस आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है, और इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों से फिलहाल आगे कुछ भी ना एक्सप्लेन करने से पहले ही अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों को क्या लगता है कि इसको अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं, तो आप लोग यस या फिर नो में बताइए, और फिर आप लोग यहाँ पर पूरा आर्टिकल अब समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि अब आप लोग इसके पीछे की स्टोरी समझ चुके हैं कि होता क्या है यूथनीजिया। ये जीएस पेपर जो 4 है एथिक्स केस स्टडी में भी आप लोगों से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये क्या ये सही है या फिर ये गलत है। तो यहाँ पर भी क्यों न्यूज़ में यहाँ पर न्यूज़ में इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर पिक्चर में देखे, अभी इनकी डेथ हो गई, और डेथ भी ऐसे नहीं कि अपने आप ही इनकी डेथ हो गई, इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया है इनकी बेसिकली मृत्यु करने में। सपोर्ट मतलब एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई इंसान मरना चाह रहा है
उसको लग रहा है कि उसको जीने से ज़्यादा मरना आसान लग रहा है, और उसकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ऐसी लग रही है। कई बार दर्द होते हैं, कई सारी ऐसी बीमारी होती है जिनमें पेन होता है, इंसान कर रहा जाता है, अंदर से ऐसा लगता है कि यार उठा ले भगवान बस, जैसे भी हो गया, वो वाली फीलिंग आप लोगों ने देखी होगी। तो उस टाइम पर यहाँ पर एक सपोर्ट क्या रहती है, मान लीजिए वो आज की डेट में किस पे बैठा है, वेंटिलेटर पर है, एक ऐसी चीज़ पर है, लाइफ सपोर्ट पर वो टिका हुआ है। तो पैसिव में क्या होता है, लाइफ सपोर्ट हटा लो उसकी और उसको आराम से जो है आराम से मर जाने दो, तो ये होता है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में एक सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है पूरी कि इसको मरना कैसे है, ठीक है, एक तरीके से कुछ ऐसी आराम से उसको कुछ नहीं, एक तरीके से कुछ मतलब आप लोग बोल सकते कुछ सब्सटेंस दे देना जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है, जैसे कि जहर का इंजेक्शन लगा देना कि आराम से ये ऐसा का सोता ही रह जाए, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो यहाँ पर सुसाइड वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर सुसाइड वर्ड आप लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए, क्योंकि जो नॉर्मल सुसाइड होता है वो सुसाइड अलग रहता है। जैसे एनसीआरबी का डेटा आप लोगों को मैंने बताया था, एनसीआरबी क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि हमारे देश में नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी क्राइम होते हैं, जो भी हरकतें होती होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखने वाली एक ब्यूरो, एक ऑर्गेनाइजेशन है एनसीआरबी। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय वो किसके अंडर में आता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो अभी 1987 से लेके 2007 तक का, तो मोटे मोटे ड्यूरेशन में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये पर्टिकुलर जो लगभग 13 साल, वो सॉरी 20 साल है जो लगभग, ये इन 20 साल में यहां पर ये माना जा रहा है कि हर 1 लाख में से लगभग 8 या फिर 10 के करीब जो यहाँ पर पर्सन जो है इतनों में से यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं। यानी कि सुसाइड का जो रेट है वो एक ये लेवल का देखने को मिल रहा है इस ड्यूरेशन में, यानी कि और कहां पर ज्यादा है ये सदर्न और ईस्टर्न रीजन में। जो हमारी कंट्री का मैप आप लोग देखोगे, एक तो साउथ इंडिया में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि इस साइड में आप लोग देखोगे, और एक ईस्टर्न रीजन में आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये वाला वेस्ट साइड हो गया और ये वाला नॉर्थ साइड हो गया। तो यहां पर एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सुसाइड कर रहे हैं लोग इस पर्टिकुलर रीजन में भी, अलग अलग साइड आप लोगों को देखने को मिलेगी सुसाइड करने में। कुछ आप लोगों को विद्यार्थी, जो कि सबसे ज्यादा सुसाइड अभी रिसेंटली किया गया, कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे बच्चों के द्वारा सुसाइड किया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कंडीशन क्या चल रही है, जॉब आ नहीं रही है, माइंड पे इतना प्रेशर है कि इंसान समझ नहीं पाता है कि इस प्रेशर को टैकल कैसे करना है। देखिए सारी चीजें अपनी जगह, मोटिवेशन दे दिया वो अपनी जगह है, ठीक है, एक तरीके से एक जो सिचुएशन है वो उसको टैकल करने की कोशिश की जाती है, पर उस टाइम पर भी जब लगा रहता है इंसान, लगा रहता है, एक रिग्रेस साइकिल में फंसा रहता है, जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तब इंसान के माइंड में से थॉट आने स्टार्ट होते हैं। तो उस टाइम पर कोशिश करो कि किसी न किसी के साथ में अपने कॉन्टैक्ट ऐसे रखो जिसके साथ में आप लोग अपनी बातें शेयर कर सको, जो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव थॉट लाने में आप लोगों की हेल्प करता है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के माइंड से वो नेगेटिव थॉट हट जाए, क्योंकि उसकी वजह से जो सुसाइड करते हैं यहाँ पर इतने सारे बच्चे, आप लोग खुद सोचिए उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी। एक तरीके से जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनकी तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि उनकी तो आशा खत्म हो गई जिंदगी जीने की, वो वैसे मर जाएंगे, भले ही जिंदे हो, वो उनका बच्चा अगर मर जाता है तो आप लोग सोचो कि माँ बाप आधे मर जाते हैं। वैसे अगर वो जिएंगे 70 80 90 साल तो समझो कि वो और 5 7 10 साल पहले ही निकल पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। मेरे ताऊजी की डेथ हुई थी, मेरे दादाजी लग रहा था कि अभी और भी ज्यादा जिएंगे, ठीक है, पर लेकिन वो कई बार रोने लगते थे। एक तरीके से ये माना जाता है कि बच्चे की जब डेथ होती है ना, उससे पहले बाप की डेथ हो जानी चाहिए, नॉर्मली ये माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बाप अपने बच्चों की डेथ देख ले उससे बड़े दुख की बात कोई होती नहीं है, अगर नॉर्मल तरीके से एक इंसान के नाते देखें, क्योंकि बाप जो होता है वो एक तरीके से चला गया तो बच्चे फिर उसके बाद में उनकी डेथ हो रही है, जाना एक दिन सबको है, पर लेकिन एक बाप जो अपने बच्चों की डेथ देख रहा है वो सबसे गंदी चीज होती है। तो कई बार रोने लगते थे वो, जो मतलब मुझे भी याद आता है क्योंकि मुझसे बहुत सारी चीजें शेयर करते थे, ठीक है, तो कि हाँ कि मतलब एक तरीके से ना, तो उनके मन पे कहीं ना कहीं बोझ सा हो गया था यार, तो फिर मतलब उनकी भी फिर कंडीशन जो है वो सारी ऐसी हुई, मतलब कि फिर मतलब जो हुई सारी चीज़ें तो वो कंडीशन बन जाती है फिर। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत बुरी सिचुएशन होती है। तो सुसाइड कभी भी मत सोचना यार, आप लोगों के माइंड में कभी आए तो इस चीज़ को हमेशा दूर रखना अपने से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोग तो सुसाइड कर लोगे, पर लेकिन उसके बाद में आप लोग घर वालों के बारे में सोचना एक बार, ठीक है, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना एक बार, कितनी मशक्कत कर करके उन्होंने आप लोगों को यहाँ तक लेकर आया, यहाँ तक आई है जिंदगी, तो आगे भी चली जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना बस, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे भी हैं, आप तो स्टूडेंट हो, जो प्रोफेशनल और जो सैलरी वाले भी हैं, आप लोग क्या लग रहा है कि जॉब वाले सुसाइड नहीं करते हैं कि कल को जॉब लग जाएगी तो सुसाइड नहीं करेंगे, नहीं होगी, वहां पे भी होगी भाई साहब, डेली वेज वर्कर भी करेंगे, रिटायर्ड पर्सन, अब इनको क्या सुसाइड करने की पड़ेगी, रिटायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, ये भी सुसाइड कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन सुसाइड कर रहे हैं। तो मुद्दा यहाँ पर यह कि सुसाइड इंसान वो करता है जो कि प्रेशर नहीं झेल पाता है। तो सुसाइड में ऐसा नहीं कि सिचुएशन की वजह से सुसाइड कर रहा है, उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया है
कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो आप लोगों को अपने माइंड पर काम करना है कि कोई भी इतनी बुरी सिचुएशन आए तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो वो गुजर जाता है, तो ये बात ध्यान रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो आप लोगों के अंदर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, हाँ ठीक है यार ये टाइम चल रहा है अभी निकल जाएगा, उसके बाद में फिर अच्छा वक्त आएगा। एक सॉन्ग है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा। कभी भी जिंदगी में अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग लो फील कर रहे हैं तो एक लिंगा मूवी का सॉन्ग है, रजनीकांत की मूवी है। उसमें गाना है दिन डूबा है शाम ढली पर दिन फिर निकलेगा, दिल छोटा न कर। एक तरीके से ये गाना है कि बंजारे मतलब चलते रहो, बस आप लोगों का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। वो मैंने कई बार उसको लूप पे लगा के सुना है मैंने गाना। वो मतलब अंदर से मोटिवेशन देता है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो एक बहुत ही एक आलीशान जिंदगी जी रहा था और सड़क पर आ जाता है, तो उस टाइम पर ये गाना आता है, तो बहुत ही शानदार मुझे लगा। लिंगा मूवी का सर्च करिएगा सॉन्ग, आप लोगों ने जिसने सुना भी होगा तो आप लोगों ने शायद जानते भी होंगे इसके बारे में। तो ये कंडीशन है। तो टाइम ऐसा होता है कि वो निकल जाता है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो उस टाइम पर आप लोगों को अपने आप को मैनेज कैसे करना है। जिस दिन ये चीज़ आ गई ना, जिंदगी की सारी प्रॉब्लम आप लोगों की दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी यहाँ पर ये इंसान है, इनको अभी क्या किया गया, इनको असिस्टेड सुसाइड यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया इनको सुसाइड करने में, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके चलते यहाँ पर इनकी लाइफ जो है उसको एंड किया गया असिस्टेंस की हेल्प से, यानी कि किसी ने आकर सपोर्ट प्रोवाइड कराया। कई सारी ऐसी कंट्री हैं आज की डेट में जो कि आज की डेट में अगर बात करें असिस्टेड सुसाइड को अलाउ करती हैं, यानी कि जब ऐसी कंडीशन बन जाए इंसान की कि ना तो जी रहा है और ना ही मर रहा है और पेन हो रहा है, कर रहा है वो जिंदगी में, या फिर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बन चुका है फैमिली के ऊपर और कुछ रिकवरी के कहीं साधन दिख नहीं रहे हैं, तो कई सारी यूरोपियन कंट्री ऐसी देखने को मिलेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसी के साथ में कोलंबिया हो गया, या फिर आप लोग बात करें और भी कुछ कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलती है। ये असिस्टेड सुसाइड जो है वो अलाउ करती हैं, यानी कि यूथनीजिया, पर लेकिन अंडर सम सर्कमस्टेंसेज, यानी कि कुछ सिचुएशन में अगर कहीं कुछ ऐसा एक माहौल देखा जाता है, ऐसी जरूरी है तो ही अलाउ किया जाता है, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मान लीजिए इन्होंने उसको अलाउ कर दिया और वहां पर उसका नेगेटिव फायदा उठाने लगे, किसी इंसान के नाम पे प्रॉपर्टी है और ठाकर क्या किया, उस इंसान को जहर के इंजेक्शन दे दिए और उस इंसान को निपटा दिया और उससे विल लिखवा ली कि ये इंसान ना अपने आप से ही मरना चाह रहा था, इसने खुद ने बोला मुझे यूथेनेसिया दे दो। क्योंकि जब प्रॉपर्टी की बात आती है ना यार, ये एक ऐसी चीज है जो कि इंसान का ईमान डुला देती है। हमेशा इंसान जो है वो एक तरीके से गंदी सोच में पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से यूथेनेसिया का गलत इस्तेमाल न हो, इसलिए यहाँ पर काफी कम ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि एक्टिव यूथेनेसिया को अलाउ करते हैं। नॉर्मली जो अलाउ किया जाता है वो पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ किया जाता है, यानी कि जो लाइफ सपोर्ट है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रोक दीजिए और यहाँ पर तब यहाँ पर इसको अलाउ किया जाता है। ठीक है, और वो भी यहाँ पर जब कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर या फिर कोई पर्सन होगा जो कि उसका जानने वाला है, वो यहाँ पर कंसेंट यहाँ पर देगा, क्योंकि सामने वाला ऐसा इंसान हो चुका है उसका दिमाग भी नहीं चल रहा है, वो तो बिल्कुल कोमा में पड़ा हुआ है पिछले 15-20 महीने से। तो इस टाइम पर यहाँ पर जो घर वाले हैं वो एक डिसीजन यहाँ पर लेते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके सपोर्ट में और इसके अपोज में कई सारे आर्ग्यूमेंट आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सही है, कुछ लोग बोलते हैं यहां पर गलत है। तो इसी तरीके से यहां पर जो आर्ग्यूमेंट सपोर्ट में है वो और इसी के साथ में जो अपोज में है उनमें कई बार कई सारे एथिकल इशू आ जाते हैं। जैसे कि सपोर्ट में अगर बोलता है तो ये बोलता है यार फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है, पर लेकिन जो अपोजिट में है वो ये बोलते हैं कि जब इंसान का ये एक तरीके से हाथ में ये नहीं है कि वो किसी को लाइफ दे सके तो वो किसी की जान कैसे ले सकता है। तो डेथ जो है वो भी नेचुरली होनी चाहिए, हम लोग जो है इसके अंदर इंटरफेयर ना करें। एक इंसान है उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, पर लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मिल नहीं रही है, इंडिविजुअल जो है काफी प्रॉब्लम फील कर रहा है, एक पेन में उसकी जिंदगी चल रही है। ठीक है, तो एक डिग्निटी वाली लाइफ, उसको एक डिग्निटी वाली डेथ चाहिए। कम से कम इंसान ने कहते हैं कि एक ऐसे तो मरे कम से कम कि हाँ अच्छे से मर गया, शांति में मर गया, पर लेकिन वो तड़प तड़प कर मर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जब इंसान को पेन होने लगे, तड़प तड़प कर मरने लगे, तो उस टाइम पर कंडीशन आप लोग समझो कैसी होगी। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो यहां पर कई तरह की चीजें निकल कर आती हैं। पेशेंट के बारे में बात की जाती है कि यूथेनेसिया जो है वो ओनली जो वर्चुअल इफ द पेशेंट इज मेंटली जो यहां पर एक तरीके से खत्म हो चुका है, तब यहां पर ये सारी चीजें अलाउ करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर रिसोर्सेज किस तरीके से यूज करें, ये क्या इंसान के नाम पर सही प्रैक्टिस है? अगर बात करें इसके लिए कोई रेगुलेशन होना चाहिए, या फिर यहां पर किसकी हेल्प से आप लोगों को इसको करना चाहिए, या किस तरीके से इसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इसके नेगेटिव चांसेस भी देखने को मिलते हैं। एक काफी रिसोर्सेज के ऊपर काफी बर्डन यहां पर देखने को मिलते हैं।
तो उस तरीके से कैसे यहाँ पर आप लोग चीज़ों को लेकर चलोगे, फिजिशियन असिस्ट करे सुसाइड करने में, या फिर किस तरीके से उसको टर्मिनली इल बीमारी अगर चल रही है तो कैसे उसको लेकर चल रहे हैं। तो दोनों तरीके से लोग जो है यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को बात करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक ऐसा डिबेटेबल पॉइंट है, जैसे आप लोग देखते नहीं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फांसी देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, तो उसके ऊपर डिबेट करते हैं। बहुत सारी कंट्री ऐसी हम लोग को फांसी देनी नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्री है कि फांसी दे देनी चाहिए। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनके ऊपर काफी लंबे समय से बात चलती हुई आई है और ये रेगुलरली आप लोग ऐसे टॉपिक है जो न्यूज में देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमारी कंट्री में जब कोर्ट के अंदर में ये मैटर पहुंचा कि क्या इसको अलाउ करना चाहिए, तो बात की गई कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया कि पैसिव यूथेनेसिया को यहाँ पर कंप्लीट किया जा सकता है, कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो लाइफ सपोर्ट पे टिका हुआ है काफी लंबे समय से और बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और कोई रिकवरी के चांस भी नहीं है। डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये ऐसे ही लाइफ सपोर्ट पे रहने वाला है। तो इसकी वजह से कि कौन यहाँ पर इसको कर सकता है, किसकी कंसेंट यानी कि किससे यहाँ पर एक तरीके से नहीं परमिशन लेनी है यहाँ पर कि कौन कर सकता है और कैसे आप लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें फोकस यहाँ पर देनी है। यानी कि एक पूरा प्रोसीजर समझाया गया है यहाँ पर एक तरीके से, ताकि उसको गलत तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सके, क्योंकि अगर रेगुलेट प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। कि हो सकता है कि आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे केसेस निकल कर आते हैं जब इंसान की डेथ हो जाती है, तो कई बुरी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है कि प्रॉपर्टी के लिए सामने वाले की जान ले ली, तो उस चीज को रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर आप लोगों से यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछे तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असिस्टेड सुसाइड क्या है। ऐसा आप लोगों से बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो असिस्टेड सुसाइड एक तरीके की प्रैक्टिस है जहां पर यहाँ पर जो पर्सन जो कि काफी ज्यादा बीमार है उसको अपनी लाइफ जो है वो यहाँ पर एंड करनी है, ठीक है। तो विद एक्टिव असिस्टेंस कोई उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराए, उसको ये हेल्प करे, यानी कि जैसे कि उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया, तो ये कंडीशन है। बोला गया कि कई सारी यूरोपियन कंट्री जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कोलंबिया साउथ अमेरिका के अंदर में अलाउ करती है यूथेनेसिया अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। ये जो एनी सर्कमस्टेंसेज है यहाँ पर ये ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर अभी आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया, यहाँ पर आप लोग कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में तो इन्होंने क्या बताया, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, एनी नहीं कि किसी भी कंडीशन में उठा के सुसाइड कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोगों से एग्जाम में यूपीएससी खेलती है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों के लिए जैसे कि आप लोगों को जब मुझे लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें से आंसर राइटिंग भी बन सकती है और एथिक्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। बात की जा रही है, डोंट यू थिंक ह्यूमन हैव द राइट टू डाई व्हेन एंड हाउ दे वांट टू। यानी कि डिस्कस करना आप लोगों को कि जब मान लीजिए आज के डेट में डिसाइड कर लिया कि इस इंसान को जो है इसने अपनी डेथ डिसाइड कर ली, ठीक है, कि इस दिन ये अपना शरीर छोड़ देगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या उसको अधिकार होना चाहिए, जैसे आर्टिकल 21 जो है वो आप लोगों को अधिकार देता है राइट टू लाइफ का। तो यहां पर अगर कोई इंसान मरना चाहता है तो उसका अधिकार यहां पर मिलता है उसको। जो बात अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, और ये आप लोगों से बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाएगी। रियलिटी में इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये एग्जाम के लिए तो अपनी जगह पर, लेकिन रियलिटी में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस मुद्दे के ऊपर। जब यहां पर एक केस पहुंचा यहां पर 1994 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो फिर यहां पर जब राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है तो इसी के अंदर राइट टू डाई भी आना चाहिए, क्योंकि उस इंसान की लाइफ है, उसको ये अधिकार है कि वो यहां पर अपनी जान भी ले सकता है, तो ये उसको अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस किया गया तो उसने आर्टिकल 21 के तहत में यहां पर ये बोल दिया कि राइट टू लाइफ तो है इसके अंदर में, पर राइट टू डाई जो है वो इस आर्टिकल के अंदर में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसको साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को सोसाइटी के अंदर में देखने को मिल सकते थे, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये याद रखिएगा, क्योंकि सुसाइड करना हमारी कंट्री में एक ऑफेंस माना जाता है इंडियन पिनल कोड के तहत में, अगर आप लोग बात करोगे भारतीय दंड संहिता के अंदर में। तो इसलिए यहां पर ये इंसान अगर कोई सुसाइड कर लेता है, पहले तो उसको जेल में डाल दिया था अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब थोड़ा सा ये कि जेल में न डालकर उसको बोला गया कि डॉक्टर के पास में लेकर जाओ, क्योंकि ये मेंटली इल पर्सन है, इसको सुसाइड करने की कोशिश जिसने की गई थी। तो ऐसे केसेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। अब जब आप लोग केसेस के बारे में पढ़ोगे ना, आप लोग इन चीजों को एंजॉय करोगे, कैसे कैसे केसेस निकल कर आते हैं, और उसमें से फिर जो हमारा कोर्ट है वो कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन देता है, यानी कि कैसे समझाता है कि अच्छा ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, तो कुछ सपोर्ट में कुछ अपोज में। तो
अच्छे से टॉपिक को समझोगे तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, कैसा लगा टॉपिक, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। 1 सेकंड आप लोगों को लगेगी, इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है टॉपिक या नहीं। ठीक है, तो फीडबैक जरूर दिया करो। ये एक तरीके से, एक नहीं वो कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है, तो ये फीडबैक भी आप लोग मेरे तक जरूर पहुंचाया करो। ठीक है, तो ये था कंप्लीट टॉपिक। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, तो नॉर्मल भाषा में आप लोगों ने सुना होगा कि क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पर रोटी और कपड़ा तो आप लोग चलो सही है कि हाँ रोटी मिल गया और कपड़ा मिल गया। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा आर्टिकल है ये है मकान के ऊपर। कैसे है मकान के ऊपर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में है यहाँ पर, और ये पूरी एक स्कीम आप लोग की इसके तहत में कवर करूंगा, जिसमें बात करेंगे प्रधानमंत्री जो आवास योजना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अगर कोई स्टेट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, कोई राज्य, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये अपने ही आप में बहुत बड़ा एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग स्टेप है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल दी कि हाँ यार ये स्कीम है, इससे आप लोगों को क्या करना है, लोगों को पक्का घर आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो लोगों को पक्का घर प्रोवाइड कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम लोग आपको पैसा देंगे कि आप लोग यहाँ पर ये स्कीम को इंप्लीमेंट करो। पर स्टेट जो है वो यहाँ पर रिलेक्टेंट है, यानी कि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं उस लेवल पर जिस लेवल पर लेना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि जिस साल हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे यार, उस टाइम पर ना कम से कम हमारे लोगों के पास में पक्का घर होना चाहिए। किन लोगों की बात की जा रही है, वो लोग जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनकी जिंदगी की गुजर बसर जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट हेल्प करेगी, सरकार सहायता करेगी ताकि वो अपना घर ले सके। पर लेकिन अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली सहायता करेगी तो वो सारे अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेगी ताकि यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसीलिए इस स्कीम को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला जाता है, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर रही है। जहां ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, याद रखिएगा। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या आ गया निकल के, वो आ गया कि राज्य और जो यहां पर सेंटर के बीच में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो याद रखिएगा 60% तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% राज्य देंगे। ये नॉर्मल राज्य में अगर बात करें। पर लेकिन अगर हिली रीजन के राज्य हैं जहां पर पहाड़ियां पाई जाती हैं, क्योंकि वहां पर उनके पास में ज्यादा कमाने धमाने के साधन होते नहीं है, तो वहां पर ऐसा नहीं कि एक तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं लगाई जा सकती है। टूरिज्म के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वहां पर ज्यादा पैसा कौन देता है, सेंटर देता है। तो वहां पर 90% सेंटर देगा और 10% जो है वो स्टेट देगा। तो ये जो स्कीम यहां पर निकल कर आती है इसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं, कि भाई साहब तुम इंप्लीमेंट करो, हम तुमको बहुत अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर मुद्दा मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात की जा रही है। ग्रामीण मतलब गांव के लिए, क्या शहर के लिए अलग से स्कीम लॉन्च कर रखी है? जी हां, इस स्कीम के आप लोगों को दो पहलू देखने को मिलेंगे। एक तो ऐसी है जो कि गांव के लिए है, जो कि बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं विलेज, या फिर आप लोग बोल सकते हैं रूरल एरिया के लिए। एक आप लोगों को देखने को मिलेगी शहर, यानी कि जो हमारी सिटीज हैं उनके लिए आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। ये जो इंप्लीमेंट की जा रही है पेनल्टी, ये गांव वाली स्कीम पर इंप्लीमेंट की जा रही है, ना कि शहर वाली स्कीम पे। तो ये माइंड में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रखना है। यानी कि गांव में सरकार को बोला गया आप लोगों को पक्का घर बनाना है, और सरकार जो है उसमें काम नहीं कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो कि गांव का डेवलपमेंट देखती है, वो वाला मंत्रालय वो यहां पर पेनल्टी लगाएगा अगर कोई इसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। मिनिमम साइज रखा गया कि कम से कम 25 स्क्वायर जो मीटर का यहां पर कम से कम आप लोगों को ये घर यहां पर प्रोवाइड कराना है। ये यहां पर बातें बोली गई कि इंसान को आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। तो यहां पर पहले 70,000 रुपए देते हैं, अब 1 लाख रुपए तक का यहां पर बात की गई कि हिली एरिया में इस तरीके से आप लोग प्रोवाइड कराओ। यानी कहने का मतलब है कि इंसान अपने घर में रह सके, ये इसका टारगेट यहां पर रखा गया। तो ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई, अभी इसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई जा रही है। तो इस स्कीम के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, और पेनल्टी क्या है थोड़ा सा उसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं, ताकि पेनल्टी भी आप लोग कम से कम समझ सकें। क्योंकि कई बार आप लोगों को जो स्कीम न्यूज में रहती है तो बेसिकली स्कीम के बारे में ज्यादा चीजें पूछी जाती है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है और वो इसको इंप्लीमेंट करने में डिले कर रही है, तो बोला गया कि 10 रुपए पर हाउस के हिसाब से फर्स्ट मंथ में लगेंगे। यानी कि पहले महीने में अगर उन्होंने घर नहीं बनाने, जितने घर बनाने थे, तो एक घर पे 10 रुपए लगेंगे। अगर उस एरिया में मान लीजिए 100 घर बनाने, तो उस तरीके से समझ सकते हैं कि 1,000 रुपए यहां पर उसके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी पहले महीने के अंदर में। ठीक है, ये याद रखिएगा।
फर्दर अगर डिले होता है तो यहां पर 20 रुपीज पर हाउस पहुंच जाएगा यहां पर आने वाले महीने में। तो इस तरीके से चलता चला जाएगा, यानी कि प्रेशर बनता चलाएगा, उनको जल्दी से जल्दी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग अगर अपने काम को डिसाइड करते हैं कि ये काम हमको इस टाइम पर कंप्लीट करना है और वो उस टाइम पर आप लोग उस काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आके सॉरी लिखना है। पर लेकिन अभी उसमें एक नई चीज ऐड कर दी कि सॉरी, आज आप लोगों ने काम नहीं किया तो सॉरी आप लोग 1 लिखोगे, कल आप लोगों ने काम नहीं किया तो सॉरी आप लोग 2 लिखोगे, परसों काम नहीं किया तो सॉरी आप लोग 3 लिखोगे। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर इससे ना दिमाग पे प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया है, पहले तो सॉरी लिख के हट जाते थे हम, पर लेकिन अब लग रहा है कि यार कितना डिले कर रहे हैं हम, हमको पता चल रहा है कि हमारा दिमाग हमारे साथ में खेल रहा है। तो यही यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को चाहती है कि पहले महीने में 10 रुपए पर घर के हिसाब से देना है, दूसरे महीने में 20 रुपए पर घर के हिसाब से देना है, ताकि उनको पता चले कि वो क्या गलती कर रहे हैं और वो इस इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम को इंप्लीमेंट जल्दी से जल्दी कर दे। तो ये चीज आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी। जब आप लोग डिले करते हैं ना, एक दिन आप लोगों ने एक दिन डिले कर दिया, आज नहीं किया कोई काम, कल को डिले कर दिया, कल नहीं किया, परसों डिले कर दिया, परसों नहीं किया, उस टाइम पर कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, आप नहीं उस काम को कर रहे हैं तो कोई ना कोई कर रहा होगा। ये चीज फील करने की कोशिश करो, तो सिलेक्शन किसका होगा, उसका होगा कि आपका होगा, यही चीज यहां पर समझने वाली है। ठीक है, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ऐसे वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, ये अभी बहुत पीछे चल रही है, इंप्लीमेंट ही नहीं कर रही इस स्कीम को, तो इसके चलते यहां पर ये स्कीम लाई गई। और कुछ ऐसी भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे वेस्ट बंगाल ने क्या किया, यहां पर बंगला आवास योजना ला दी चेंज कर इसको। उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पर बीजू पक्का घर लेकर आ गए वो। ठीक है, बीजू पक्का घर, तो इस तरीके से उसके अंदर चेंज भी किए गए कई सारी स्कीम के अंदर। चलो चेंज करें ना करें वो अपनी बात है, पर लेकिन इंप्लीमेंट तो ढंग से करें ना, तो उसमें यहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये स्कीम याद रखेगा, ये स्कीम के टारगेट है कि हम लोग को पक्का घर प्रोवाइड कराना था, पर लेकिन वो टारगेट जो है वो पीछे चला गया है क्योंकि मार्च आप लोगों से छूट गए यहां पर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की थी कि लोगों को आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में या फिर किसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये आप लोगों का स्कीम का एक पार्ट हो गया। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो आर्टिकल आप लोगों का यहां पर खत्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बात करी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर लेकिन मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा यहां पर। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो शहरी वाली है, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बता देता हूं, क्योंकि वहां से भी आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसके चलते अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो अर्बन वाली स्कीम है वो जो लॉन्च की गई थी वो यहां पर 2015 में लॉन्च की गई थी अर्बन वाली स्कीम। जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आती है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में आती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि दोनों के मिनिस्टर कौन है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहां पर उसको इंप्लीमेंट किया था, तो मिशन मोड पर टारगेट ये था कि आप लोगों को 2022 में सबको जो भी एलिजिबल हैं उनको यहां पर घर प्रोवाइड कराना है, खासकर जो स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं शहरों में। देखिए शहरों में क्यों लाई गई स्कीम, आप लोग बोलेंगे शहरों में तो यार सबका अपना घर रहता है। शहरों में जहां जहां झुग्गी झोपड़ी आप लोगों को देखने को मिलती है ना, वहां पर काफी दिक्कत निकल कर आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रेंटल हाउसिंग में रहते हैं, यानी कि रेंट के घर पर रहते हैं और लंबे समय से रहते हुए आ रहे हैं, कोई 15 साल हो गई, कोई 20 साल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं इंडस्ट्री सेक्टर बन गया, वहां पर माइग्रेंट वर्कर आ गए अर्बन एरिया में रहने के लिए, जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। तो ये इस तरीके की स्कीम यहां पर निकल कर आती है। तो शहरी और जो गांव वाली है, दोनों स्कीम के बारे में आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चन है और कंप्लीटली कॉमन सेंस के बेस पर है। अगर पूरे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ोगे और पढ़ने के बाद में अगर आप लोग कॉमन सेंस यूज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बस सुनते हो चीजों को, चीजों के बारे में सोचते नहीं हो। चीजों के बारे में सोचा करो कि ये चीज हो रही है तो ये क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन है, ये बात की जा रही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो मिशन है उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, ये है ग्रामीण रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में आजीविका मिशन की बात की जा रही है, लोगों को जॉब प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। नॉर्मल तरीके से अगर समझो तो कॉमन सेंस देखो यूपीएससी कैसे आप लोगों से खेलती है। पहले ही स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि बाय सेटिंग अप ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड जो एग्री बिजनेस सेंटर इन द रूरल एरिया, तो यहां पर पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला है कि सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है प्रोवाइड करेंगे स्किल डेवलपमेंट। तीसरा बोला गया कि यहां पर सीड फर्टिलाइजर वो सब चीजें प्रोवाइड कराना। यहां पर अगर आप लोगों को पहले ही बताओ आप लोग आंसर क्या होगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि तब मजा आएगा मुझे एक्सप्लेन करने में क्योंकि फिर आप लोग समझ पाओगे। एक बार आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आप लोगों ने सही आंसर निकाल दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, बधाई हो। पर लेकिन अगर सही आंसर नहीं निकाला है तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसे माइंड आप लोगों का तैयार करो ताकि एग्जाम में जब आप लोग जाकर बैठो ना, उस टाइम पर अब आप लोग गलत ना करो। ठीक है, तो ये मैं चाह रहा हूं, इसलिए पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर आप लोगों को समझने में भी आसानी रहेगी। अच्छा ये गलती की हम लोगों ने। ठीक है,
समझ, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया करो, ठीक है। आंसर बता दो मैं आप लोगों को। ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, यहां पर बोला गया कि रूरल लाइवलीहुड मिशन में कि गांव में इंडस्ट्री सेटअप करनी है। मतलब शहरों में तो हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर नहीं पाए, गांव में इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे हम लोग जा जाकर। शहरों में ही प्रॉपर वे में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं आज तक भी। हम लोग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट अपना प्रॉपर वे में सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कंट्री में 3 सेक्टर हैं, एक को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी और तीसरे को टर्सरी। हमने प्राइमरी से जो रॉ मटेरियल है सीधा टर्सरी जो सर्विस सेक्टर पर पहुंच गए, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर वो हम लोगों ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। इसलिए हमारी कंट्री में लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। ग्रोथ तो आता है निकल कर कि हाँ जीडीपी अच्छी चल रही है, पर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से यहां पर जॉब आती है वो चाइना ने कर दिया। तो हमारी कंट्री में यही दिक्कत है, सिटीज में हम लोग प्रॉपर वे डेवलप नहीं कर पा रहे, गांव वालों में हम लोग डेवलप कर देंगे। अगर ये स्टेटमेंट भी अगर आप लोगों ने अकेली पकड़ ली ना, तो आप लोग आंसर जो है इस तरीके से निकाल कर बैठ जाते हैं, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि कॉमन सेंस आप लोग अच्छे से इस्तेमाल किया करो, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को न देखने को मिले। तो ये बेसिक थॉट प्रोसीजर है जो आप लोगों को डेवलप करने हैं, और ये एग्जाम आप लोगों को पढ़ाने की पॉइंट ऑफ से अलग बात है, पढ़ने ठीक है, एग्जाम क्लियर करने, ये सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोगों की बढ़ाएगा, जो कि आप लोगों को बहुत आगे लेकर जाएगा। स्कीम एक और तैयार हो जाएगी आप लोग की, अगर आप लोग जानना चाहते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में, तो यहां पर ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात की जा रही है, ताकि लाइवलीहुड जॉब लोगों को मिल सके। तो एक तो स्किल की बात की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है, और महिला किसान सशक्तिकरण ये परियोजना। तो ये 3 चीजें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये तीनों की तीनों बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। अगर माइंड में क्लैरिटी रहेंगी तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को फिर जो है वो गलत नहीं करोगे एग्जाम में। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को समझनी है। यूपीएससी के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ज्यादा टफ होते नहीं है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आ जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, फिर तो देखो फिर तो हर एक चीज में दिक्कत होने वाली है आप लोगों को, ठीक है। बेसिक समझने की कोशिश करो। एनसीईआरटी इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी जान है यूपीएससी की। अगर उनको ढंग से आप लोग पढ़ लो, उनको ढंग से रिवाइज कर लो, उनकी बेसिक थ्योरी को आप लोग समझ लो, तो फिर ऐसा है कि आप लोगों ने नींव तैयार कर ली है। अब बिल्डिंग खड़ी करना आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है। तो ये काम आप लोग करके देख सकते हैं। तो इससे आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आएगी जब भी आप लोग को स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोगों का बेस बना चुकी होगी। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, और यहां पर आप लोगों को एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है ध्यान से, और फिर आंसर आप लोगों को देना है। वीडियो को पॉज कर एक बार अटेम्प्ट कर लो यार, फिर आंसर सुनने में आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। आंसर अटेम्प्ट कर फिर आंसर देखा करो, ठीक है। आगे बात करते हैं। बात की जा रही है कि यहाँ पर कि एम है प्रोवाइड कराने के लिए सबको पक्का घर 2024 तक। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहाँ पर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आती है। तो आंसर ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को आंसर चूज करना है यहाँ पर। तो क्या होगा आंसर आप लोगों के हिसाब से, तो आप लोग बता सकते हैं। तो क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है, सही समझ में आ रहा है, ठीक है। बी है, सी है या फिर ए है, आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर है। आंसर है यहाँ पर ए। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। 2024 नहीं था, यहाँ पर 22 आप लोगों को देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं, यहाँ पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अभी बताया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पार्टिसिपेट करेंगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर ए देखने को मिल गया, ओके। तो इस तरीके से टॉपिक को पढ़ो यहाँ पर कि सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाए। तो 2 स्कीम भी आप लोगों की कवर हो गई यहाँ पर, इसी के साथ में एक्स्ट्रा चीजें हो गई बहुत सारी आप लोगों की, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए, और क्या मुद्दा है वो भी आप लोगों को समझा दिया। और 2 राज्य की जो स्कीम भी मैंने आप लोगों को बता दी। कौन कौन सी बताई? वेस्ट बंगाल की बताई एक तो, जो कि आप लोगों को याद रखनी है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है मैच करने के लिए कि ये कौन से राज्य की स्कीम है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बंगला आवास योजना नाम से ही समझ रहे हैं बंगाल की, और बीजू पक्का घर उड़ीसा की, क्योंकि नाम में स्टार्टिंग में नाम लगा हुआ है, ठीक है। फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है। तो 1 सेकंड लगती है फीडबैक देने में, तो लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो। अभी ये बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो खाने की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और उसके लिए और ज़्यादा ज़मीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी कि जो ज़मीन अभी हमारे पास में है, उस ज़मीन से हम लोगों का पेट नहीं भर पाएंगे। अगर लोगों का पेट भरना है, और ज़्यादा ज़मीन जो है रिक्वायरमेंट हमको चाहिएगी, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों के माइंड में क्या आता है? और ज़्यादा ज़मीन अगर चाहिएगी तो हम लोग को सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक ऑप्शन आप लोग बताओ कि क्या सॉल्यूशन है इसका। यानी कि आप लोगों को अगर ज़मीन भी ज़्यादा नहीं चाहिए, हम लोग को पैदावार भी बढ़ानी है, तो उसके लिए भी आप लोग सॉल्यूशन बता सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं नॉर्मली, कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग देखोगे, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर सोलर पैनल के बारे में,
तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे हमारे देश में सोलर पैनल जब स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट किए जा रहे थे सौर एनर्जी को लेकर, तो उस टाइम पर उसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और उस टाइम पर अगर दूसरी जो बिजली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया कि सोलर पैनल का जो प्राइस है वो इतना हाई है, और हमारी कंट्री में अगर बात करें कोयले से प्रोड्यूस की गई जो बिजली है उसका प्राइस काफ़ी सस्ता है, तो क्या हमको कोयले से प्रोड्यूस की गई बिजली को ही फॉलो करना चाहिए? क्यों सोलर पैनल में इतना पैसा खर्च करना है? तो इस तरीके से वो जानना चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर आप लोग कैसे सोचते हैं, और वो सोच अगर आप लोगों ने एक बार डेवलप कर ली तो फिर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एक और छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगा, क्या कभी भी आप लोग एक दिन जो है भूखे रहे हैं, यानी कि आज खाना ही नहीं मिला? ऐसा नहीं कि खाना व्रत की वजह से नहीं खाया, मतलब कि खाना मिला ही नहीं। अगर मिला ही नहीं वो तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई इसका मतलब ज़िंदगी में। पर कई सारे लोग हैं कि फास्ट रख लिया, उसकी वजह से भी खाना नहीं खाया, तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा शाम तक आते आते पेट में चूहे नहीं डायनासोर कूदने लगते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि बस किसी तरीके से खाना मिल जाए, वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। पर लेकिन इस सिचुएशन को उस इंसान के साथ में सोचो आप लोग, आपने तो ये जो एक तरीके से फास्ट रखा है वो अपनी मर्जी से रखा है, पर एक ऐसा तबका सोसाइटी का जिसको खाना ही नहीं मिल रहा है, उसके बारे में आप लोग जरा सोच के देखो कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब इंसान जो है वो खाना ही नहीं खा पाता है। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि भूखे पेट जो है वो भगवान के भजन नहीं होते, ये रियलिटी है। इसीलिए हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी अगर आप लोग देखेंगे, एजुकेशन यानी कि पढ़ाई से पहले वहाँ पर हेल्थ को रखा गया है, यानी कि अगर इंसान की हेल्थ सही होगी बाकी सारी चीज़ें जो है वो इंसान सही कर लेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है खाना। और अगर बोला जा रहा है कि जैसे पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं तो ऐसे पैटर्न में चलते रहे तो 2050 तक का हम लोग ये जो खाने की पूर्ति है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हो। एक इंसान के बारे में अगर बोला जाए तो बेसिक चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी, क्या चाहिए इंसान को, कि रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी उसमें सबसे पहले बोला जाता है, अगर वो डायलॉग भी आप लोगों को याद हो तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी होने वाली है। आप लोगों को पता है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कि क्या करना पड़ेगा अगर हम लोगों को ज़्यादा ज़मीन चाहिए या फिर ज़्यादा खाना उगाना है, तो दो सीधे सीधे सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एक तो सीधी सीधी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब किया जाएगा जो नॉर्मली, एक तो पेड़ काटे जाएंगे कि ज़मीन ज़्यादा कहाँ से निकल कर आएगी, वो फॉरेस्ट से निकल कर आएगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो रहा है। यानी कि ब्राज़ील में आप लोग देखो, अमेजन के जो फॉरेस्ट है यहाँ पर वो काफ़ी लार्ज स्केल पर क्लियर किए जा रहे हैं। किसके लिए? ओनली एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि खेती करने के लिए। तो मैं इंडिया के अंदर बैठा हुआ आप लोगों को ये बात पढ़ा रहा हूँ, जिस टाइम ये पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पर ब्राज़ील के अंदर में ये कार्यक्रम या फिर आप लोग बोलो ये कुक्रम ऑलरेडी दुनिया में चल रहा है कि फॉरेस्ट को साफ किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर कुछ लोग तो इसको आवश्यकताओं की पूर्ति बोलते हैं, और कुछ यहाँ पर इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि आखिर जंगलों में से निकलता है क्या है, क्यों ना एग्रीकल्चर की जाए, खेती की जाए, और यहाँ पर अपने लोगों की जो बेसिकली एक तरीके से ना एक पैदावार बढ़ाई जाए, एक तरीके से लोगों को और अच्छी जिंदगी यहाँ पर दी जाए। हर एक देश का नेता यहाँ पर कुछ ऐसा ही सोचता है। ऐसा ही सोचा जा रहा है यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर कई सारे देशों के अंदर, इवन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में भी। तो जिस तरीके से ये ग्लोबल लेवल पर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बोला जा रहा है कि अभी फिलहाल के कंपेयर में अगर आप लोग देखोगे, फिलहाल का मतलब अगर इसको आप लोग 2012 के साथ में कंपेयर करो, तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो फूड की डिमांड जो है, जो फूड की डिमांड टू सपोर्ट द ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो 50% मोर देखने को मिलेगी 2050 में एज कंपेयर टू 2012 में। मतलब क्या हो गया समझाता हूं। अभी हम लोग 2012 से अगर कंपेयर करेंगे और हम लोग देखेंगे जब हम लोग 2050 में पहुंच जाएंगे, तो इसके बीच में आप लोग डिफरेंस देखो। 2050 में जब पहुंच जाएंगे तो 38 ईयर यानी कि 38 साल का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 38 साल में 50% ज्यादा जो खाने की रिक्वायरमेंट यहां पर बढ़ जाएगी, और उस खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोगों को 165 से लेके 600 मिलियन मोर हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी, और लाइव स्टॉक यानी कि जो जीव जंतु है हमारे पास में, जो गाय भैंस, इनकी जरूरत पड़ेगी, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उस पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकें, यानी कि उस जनता को खाना खिला सकें। अगर ऐसा नहीं किया तो लोग जो हैं वो भूखे मरना स्टार्ट हो जाएंगे और दुनिया भर की महामारी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये बात अकेला ऐसा नहीं कि यूएन ही बोल रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोल रही हैं। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग FAO बोलते हो, इसके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लैंडस्केप फोरम डिजिटल
इसमें ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम विद फॉरेस्ट, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा ये बोला गया कि जहां पर आज की डेट में हमारे पास में फॉरेस्ट हैं, वहां पर ओनली जंगल है, तो यहां पर जंगल ही जंगल सब जगह खड़े हुए हैं, तो उस फॉरेस्ट के बारे में बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्यों ना उसी के आसपास में कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि उसके अंदर में हम लोग कोई खेती बाड़ी भी करना स्टार्ट कर दें, यानी कि फॉरेस्ट को एग्री फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट जो है वो साथ साथ में चले, तो उसको आप लोग एग्री फॉरेस्ट बोलोगे बेसिकली। अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ये सिचुएशन अभी आप लोगों ने देखी भी होगी। कई सारे ऐसे एरिया देखने को मिले, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश नहीं सॉरी पंजाब, हरियाणा, या फिर कुछ एरिया आप लोगों को मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, जहां पर जो पॉपुलर ट्री है वो पेड़ लगाए गए खेतों के किनारों किनारों पर। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक टाइम पर काफी बूम आया कि ये पेड़ लगा लो, दुनिया भर का पैसा मिलेगा। तो इस तरीके पेड़ लोगों के द्वारा अपने खेत के चारों ओर, कईयों ने खेत के बीच में भी एक लाइन लगा दी और उसके बीच में बेसिकली खेती की जा रही थी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, अगर सबकी जो खाने की रिक्वायरमेंट हम लोग पूरा करना चाहते हैं तो। पर बुरी कंडीशन क्या है, अब तक हम लोग इतना रायता फैला चुके हैं कि उसको समेटना भी अभी मुश्किल होगा। मतलब अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेस्ट को काटने की, तो फॉरेस्ट को काटने की अब बात कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे लोगों को खाना मिल जाए। पर अब तक इतना रायता फैला चुके हैं, यानी कि इतने फॉरेस्ट हम लोग काट चुके हैं कि आने वाले टाइम पे अगर आप लोग हिम्मत लगाकर अगर फॉरेस्ट लगाओगे भी ना, लगातार आप लोग एफोरेस्टेशन करोगे यानी कि पेड़ लगाओगे, तो भी ये समस्या जो है चल रही है उसको हम लोग कम करने में काफी हद तक सफल नहीं हो पाएंगे। और इसमें अगर अब फॉरेस्ट को कट करना भी स्टार्ट कर दिया और अपने आप को गड्ढे में डालने वाली बात होगी। तो कुछ स्टेटमेंट ऐसी है जो कि आप लोगों को याद रखनी है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला है। सबसे पहली स्टेटमेंट तो आप लोगों को ये याद रखनी है कि 50% ज्यादा यहां पर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी 2012 के कंपेयर में। दूसरी स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर ये याद रखनी है 165 से लेके 600 मिलियन मोर हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह कि ऑलरेडी 90% डिफोरेस्टेशन ग्लोबली हो चुका है एग्रीकल्चर के खेती के नाम पर। यानी कि जो मैंने बोला ना अभी यहां पर ब्राजील में कि भाई साहब ऐसे काम चल रहे हैं, ऐसा ब्राजील नहीं है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी आप लोग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। और भी कई सारे देश ऐसे हैं जो कि सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहां पर, यानी कि फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो इसके चलते अभी यहां पर जब हम लोग बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर जो FAO जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक रिपोर्ट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूं तो ये माना जा रहा है कि 420 यानी कि जो चोर होता है 420, ठीक है, तो 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो 2 डिकेड में, यानी कि लगभग 1 डिकेड में 10 साल होते हैं, 2 डिकेड का मतलब हो गया 20 साल, यानी कि पिछले 20 सालों में 420 मिलियन फॉरेस्ट जो है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। किसने बोला है यहाँ पर? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसका नाम भी आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल हैं या फिर जो रिसोर्सेज हैं उनका असेसमेंट करना, यानी कि उनको चेक करना। जैसे मास्टर साहब आप लोग की कॉपी चेक करते हैं, जब आप लोग कॉपी में गुल खिलाकर आते हैं तो चेक करते हैं ना कि क्या क्या लिख के आया, देखो तो जरा किसमें कितना है दम, ठीक है, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा सिंघम। वाह, डायलॉग बन गया देखो जरा किसमें है कितना दम, हम चेक करेंगे और बताएंगे कौन बनेगा सिंघम, ठीक है। तो इसके नाम के आगे लिख देना SLV कमांडो, ठीक है, तो ये SLV कमांडो के लिए डायलॉग हो गया। ओके, तो मतलब क्या है सीधे सीधा, मतलब यहां पर ये है कि असेसमेंट करके ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इतने फॉरेस्ट हम लोग ऑलरेडी उड़ा चुके हैं। तो डिफोरेस्टेशन इतने सारा ऑलरेडी उड़ चुका है और अभी कई सारी ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि एफोरेस्टेशन करना जरूरी है। इवन जो लैंड बंजर हो चुकी है उसको भी हम लोग को हरा भरा बनाना है। पर लेकिन यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट जो है उनको काटने की बात की जा रही है, तो उल्टा चल रही है, यानी कि गंगा उल्टी बह रही है। तो 11 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर 2010 से लेकर 2000 से लेकर अगर आप लोग 10 के बीच में चलेंगे, 10 साल में हर साल 11 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे से फॉरेस्ट जो है उनकी गर्दनें काटी जा रही थी। इनडायरेक्ट में बोले तो अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी हम लोग रख रहे हैं जैसे जैसे फॉरेस्ट को हम लोग उड़ा रहे हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट जो है अगर उनको हम लोग ध्यान से देखकर चलें, पुराने टाइम पर लोग रहते थे फॉरेस्ट के अंदर में, जंगलों के अंदर में। आप लोगों ने देखा होगा ना ट्राइबल कम्युनिटी। अवतार मूवी किस किस ने देखी है जरा बताओ जरा, अगर देखी है तो यस लिखेगा, अगर नहीं देखी है तो नो लिखेगा। अवतार मूवी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है।
जिसने भी देखी है बताना। अवतार मूवी के अंदर एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि वो जंगल के अंदर ही रहकर अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे, बाहर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थे। और ऐसे ही कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी कई सारे एरिया में, इवन हमारी कंट्री में अंडमान निकोबार वाले एरिया में भी, जो कि कंप्लीटली सस्टेनेबल हैं एक फॉरेस्ट एरिया पर, जिसमें सेंटिनलीज ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है कि फॉरेस्ट में जंगलों के बीच में रहकर वहीं से अपना खाना पीना पूर्ति कर रहे हैं और सस्टेन है, वो फॉरेस्ट को बर्बाद भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इसी के ऊपर उनकी जिंदगी जो है वो बेसिकली कटने वाली है या वो जीने वाले हैं उसको। तो फॉरेस्ट को आप लोग पॉजिटिव तरीके से देखोगे तो फॉरेस्ट जो है वो रिसोर्सेज का काम करेंगे, और अगर नेगेटिव तरीके से देखोगे तो फिर इस तरीके से आप लोग खुद एक चीजों को बर्बाद करोगे। तो सस्टेनेबल ग्लोबल एग्री फूड के ऊपर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा, जिसमें एग्रीकल्चर और आप लोग बेसिकली फूड के बारे में बात करें, और एग्री फॉरेस्ट भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिससे मिलकर आप लोग यहां पर काम करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी कंट्री में खाना उगाने का काम कौन करता है, वो करता है फार्मर यानी कि किसान। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो जो फार्मर है, किसानों को आप लोगों को कुछ ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कराना पड़ेगा, कुछ ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों को उनको करवानी पड़ेगी ताकि वो उसको फॉलो करने लगे। जैसे कि अगर मोटे मोटे तौर पर देखा तो क्यों ना खेतों में वो वाली फसल उगाई जाए जो कि कहीं ना कहीं फूड क्रॉप है एज कंपेयर टू कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप के कंपेयर में फूड क्रॉप, जैसे कि अंग्रेज क्या करते थे, हमारे किसानों को फोर्स करते थे ऐसी फसलें उगाना जिनसे उनका प्रॉफिट यानी कि फायदा हो सके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नील की खेती कराई गई, ठीक है, उस टाइम पर कई सारे आंदोलन भी चले, तो लोगों के पास इतना भी खाना नहीं बचता था कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग चलते हैं, आज भी कमर्शियल क्रॉप के ऊपर लगे रहे, तो फूड क्रॉप को अगर पीछे छोड़ेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। आप लोगों को अगर बात करें, गन्ना जो है वो इतना लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है कई जगह खेतों में कि उसके अलावा कुछ और लगाया ही नहीं जाता है, ठीक है। लोग गेहूं अपने जितना उगाते हैं, आप लोगों को खुद अगर आप लोग अपने आसपास वाले एरिया में देखेंगे तो लोग जो है खाने पीने का बस इतना ही उगाते हैं ताकि अपना पूर्ति हो जाए या थोड़ा बहुत बेच सकें। बाकी की सारी कमर्शियल क्रॉप उगाते हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो सके। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी स्टार्ट किया गया, जिसको आप लोगों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला, उसी में से वो निकाल कर लेकर आए बेसिकली, ताकि लोग जो है इसको कमर्शियल क्रॉप की तरीके से ट्रीट करें। किसको, चावल को यानी कि राइस को, और व्हीट यानी कि गेहूं को। तो इसी में से फिर यहां पर उसको कमर्शियलाइज तरीके से देखा गया, और पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है काफी लार्ज स्केल पर निकल कर आया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। तो इसी के साथ में एक छोटा सा और काम, जो छोटे छोटे हमारी कंट्री में किसान हैं उनके ऊपर भी हम लोग को फोकस देना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं दे रहे हैं। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस देकर चलेंगे तो सॉल्यूशन निकल कर आएगा। इसी के साथ में कई सारी जमीन ऐसी है जहां पर एनिमल को हम लोग चराते हैं, ठीक है, तो उनको देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग नॉर्मली एनिमल को चराने के लिए लेकर जाते हैं। तो वो वाली जमीन जो है कई सारी ऐसी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वहां पर पेड़ भी होते हैं और चराने के लिए भी लेकर जाते हैं। तो उसका भी लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करके उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन तो है, किस तरीके से आप लोग अपनी जमीन को यूटिलाइज करते हैं वो देखने को मिलेगा। केयरफुली रिसोर्सेज को आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्यूशन यहां पर निकलेंगे। तो हवाबाजी में सॉल्यूशन नहीं निकलने वाले हैं, हवाबाजी में जो है भूखमरी बढ़ने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताइएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और इसके कई सारे इनिशिएटिव भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने पहले बताया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कई बार क्वेश्चन में पूछ ली आती है। ये खुद बोलती है लेट देयर बी ब्रेड, यानी कि हर एक इंसान के पास में कम से कम यार इतना तो होना ही चाहिए कि उसको खाना मिल जाए, भूखा न सोए। अब ये कंट्री ऐसी है जिसने अपनी एक सिटी में एक ऐसी वेंडिंग मशीन लगाई है जिसमें से ब्रेड निकला करेगी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, बताइए वो सिटी कौन सी है, देखता हूं कौन कौन यहां पर उसके बारे में बताता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यूपीएससी ने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछे गए। तो यहाँ पर रोम और इटली के अंदर आप लोग यहाँ पर हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर इसके डायरेक्टर जनरल कौन है वो बताना आप लोग। इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर है इसका 16 अक्टूबर, जो कि इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है एक तरीके से फॉर्मेशन डे के रूप में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है यहाँ पर ये, जिससे आप लोगों के डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर, ये रिपोर्ट इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, यही बताता है कि कहां कहां पर जंगल काटे जा रहे हैं और कहां कहां पर बर्बादी हो रही है, देखो उसको। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में भी यही बताता है।
एग्रीकल्चर और फूड की क्या कंडीशन ये बताता है। एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट यानी कि कमर्शियल मार्केट के बारे में बताते ये करता है। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स भी इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कई सारे और अगर इनिशिएटिव के बारे में बात करें जो यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर जो हेरिटेज सिस्टम है, मॉनिटर करना डेजर्ट जो एक तरीके से जो लोकस्ट सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसके ऊपर भी फोकस इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। लोकस्ट बेसिकली सिचुएशन, इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट यहां पर है, ये याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये यहां पर फूड के ऊपर बेसिकली काफी फोकस इसका रहता है, ठीक है, कि फूड किस तरीके से आप लोगों को यहां पर लेकर चलना है। तो उससे रिलेटेड यहां पर अगर बात करें तो फूड का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये उसके बारे में बताता है। और इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लानेट जो जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये आप लोगों को इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये वो इनिशिएटिव है यहाँ पर जिनसे आप लोगों से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछ ले, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे और रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा। तो अच्छे से सुनो और ऐसे सुनो कि किसी को पढ़ा भी सको, ऐसे नहीं कि बस अपनी अपनी पूर्ति करनी है कि अपना अपना काम बनता और भाड़ में जाए जानता, वो वाला काम नहीं करना है, ठीक है। अपना भी काम बनता और दूसरों का भी काम बनता, तभी तो बनेंगे संता और बनता, ठीक है। तो अपना भी एंजॉय करना है और दूसरे के लिए फायदेमंद सोचना है, ओके। चलिए देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने टकटकी लगाकर सुना है इसको। अभी यहां पर चलते हैं अपना कौन सा सेशन, वो सेशन याद रखिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर जो क्वेश्चन वाला सेशन है उसका नाम रख दो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में उसमें केबीसी में, तो आइए अपने केबीसी सेशन की ओर चलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों के सामने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया कि ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, इसी के साथ में मॉनिटर एंड डेजर्ट जो यहाँ पर लोकस्ट जो सिचुएशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसके बारे में बात की जा रही है, जो टिड्डी का अटैक था बेसिकली, ठीक है। इसी के साथ में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, और नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लानेट जो जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये किसके द्वारा यहाँ पर किसके इनिशिएटिव है, ये आप लोग को बताना है। यानी कि क्या इसी के इनिशिएटिव है या इसका कोई चाचा भाई भतीजा भी है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ए में बोला गया 1 2 3, बी बोला गया 2 3 4, सी बोला गया 1 3 4, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, वीडियो को पॉज कर कर आंसर देना, वरना केबीसी से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा तो इसलिए आंसर देख लो, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर डी, यानी कि सारे के सारे जो है वो इसी के चाचा फूफा भाई भतीजे सारे यहीं पर है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो ऐसे समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है कि 2000 से लेकर 2018 तक ऑलमोस्ट 100% डिफोरेस्टेशन ग्लोबली जो है वो यहां पर एग्रीकल्चर को लेकर अभी आप लोगों को देखने को मिला। यानी कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया जा रहा है, इसके लिए यहां पर लगभग 100% डिफोरेस्टेशन किया गया। पहली स्टेटमेंट 420 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है यहां पर वो लगभग 2 डेकेड में खत्म हो चुके हैं, ये FAO बोल रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। फिर से बोल रहा हूं, यहां पर नजर डाल लिया करो वरना बड़ा पछताओगे, ठीक है। यहां पर नजर नहीं डालोगे तो बहुत पछताओगे। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, A B C F D, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं सही आंसर यहां पर कौन देता है। हो गया अटेम्प्ट, चलिए तो कंप्यूटर जी जवाब बताया जाए, सही जवाब क्या है, मतलब आंसर इसके हिसाब से सही क्या है, वो है A, यानी कि इनकरेक्ट है यहां पर बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला यहां पर, अभी 100% बोला था क्या, 100% और जहां पर कंप्लीटली ऑल यहां पर एवरीथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ ना मिला ना वहां पर यूपीएससी का पेपर में, तो समझ लेना कि यूपीएससी ना आपके बेसिकली मजे लेने पर आ गया, तो वहीं पर पकड़ लेना उसको। तो ये बेसिकली यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ये 90% के करीब मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी फिलहाल सिचुएशन देखने को मिल रही है कि एग्रीकल्चर की जमीन जो काटी जा रही है वो फॉरेस्ट जो काटे जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर के लिए काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आर्टिकल को तब मजा आता है कंप्लीट करने में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर लो, तब तो मजा है कि आप लोगों ने सुना है। और यही तो चैलेंज होता है, मतलब दिखाओ सोल्व करके, तो हाँ ये था भाई साहब आंसर, ये लो, तब आता है मजा। तो इस तरीके से करो तैयारी कि मजा आ जाए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है वो 4 हैं आप लोगों के सामने, नाम बताना है कि कौन से यहां पर इसके रियलिटी में प्रोग्राम है, कौन सा इसका नहीं है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, इसी के साथ में स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी और वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, तो सही आंसर बताओ आप लोग, फिर मैं कंप्यूटर जी से पूछता हूँ, ठीक है। तो बताइए सही आंसर क्या है, फिर कंप्यूटर जी बताइए। अटेम्प्ट जरूर कर लिया करो मेरे दोस्त, वरना एग्जाम में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या है,
और गिन भी लिया करो कितने क्वेश्चन में आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप लोगों की साथ साथ में हो रही है, आर्टिकल भी आप लोगों का कंप्लीट हो जा रहा है और आंसर राइटिंग भी आप लोग अच्छे से कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें साथ में, इसीलिए बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट को अच्छे से एंजॉय करो तो सेहत खराब नहीं होगी, कभी भी सेहत बनेगी और एग्जाम भी क्लियर होगा। आंसर क्या है? आंसर यहाँ पर डी, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो इसी के प्रोग्राम है, जो कि एक एक कर मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किए हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी के द्वारा 2016 में पूछा गया। इतना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है भाई साहब, देख के ना इंसान जो है परेशान हो जाए यार, इसको पढ़ने में ही लग जाएंगे 2-3 मिनट तो। पर लेकिन रियलिटी में अगर कॉमन सेंस आप लोग यूज करोगे तो बड़ा ही पिद्दी सा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया कि कहीं पर भी ऐसी चीजें नहीं होती है कि सब कुछ कवर कर लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, ये नहीं बचा वो, एक तरीके से ना कि ये टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर आर्टिकल हर एक चीज़ों पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा होता है कभी? अब लोग यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू फूड जो अकॉर्ड है उसके हिसाब से ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जो इनके द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था, इस सिस्टम के हिसाब से टू द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम की ओवरऑल गोल क्या था इस इनिशिएटिव का। तो आप लोग यहां पर ये जो तीसरी स्टेटमेंट में आओगे बोला गया है टू प्रोवाइड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक, यानी कि जीआई टैग स्टेटस टू ऑल द वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं इन द आइडेंटिफाइड जो GIAHS। तो ऐसा पॉसिबल है कि सारी वैरायटी को आप लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दे दोगे? जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है कि इस एरिया की स्पेशलिटी है, पर लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाए सबको दे देना तो ये कोई ऐसा थोड़ा ना कि ये एक तरीके से कि उसमें क्या कहते हैं जो नहीं जाते हैं, उसमें जो क्या बोलते हैं यार उसको, माइंड से कई सारे शब्द ना माइंड से स्लिप हो जाते हैं, भंडारा, बेसिकली भंडारा लग रहा है कोई भी और खा कर जाओ, ऐसे थोड़े ना यहाँ पर कि सबको जी टैग बांट दो भंडारे में, तो ऐसा नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट अगर आप लोग कॉमन सेंस से यहाँ पर देख लोगे कि गलत है, तो ये गलत हो गई भाई साहब, ये गलत हो गई भाई साहब, ये गलत हो गई, ये लो, ऐसा है यूपीएससी का क्वेश्चन, हो गया खत्म। आप लोगों को नहीं पता है ये क्या है, आप लोगों को नहीं पता है ये क्या है, पर फिर भी आप लोग का प्रीलिम्स क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से चीजें आप लोग कवर करनी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। तो कैसा लगा? एक आर्टिकल तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो अभी मैं एक एक कर आप लोग कवर करते हैं फिर, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर सको। ये जो सेक्शन रहता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो इसको कई सारे बच्चे तो ये बोलते हैं सर इसी को देखते हैं डायरेक्ट, दोनों से कई सारे हैं कि सर स्टार्टिंग वाला देखते हैं, मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो अपने साथ में? ये काम मत किया करो, फालतू में नुकसान होगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन मैं चाहता हूँ क्वेश्चन न छूटे, पर लेकिन आप लोग क्वेश्चन छोड़ने के ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हो, ऐसा नहीं करना, गंदे बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आर्टिकल है, बात की जा रही है माई लैब लॉन्च किट फॉर डिटेक्शन जो टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वेरिएंट इन सिंगल टेस्ट। तो बड़े मतलब एक तरह ना फाड़ू किट बना डाली भाई साहब, मतलब एक बार के झटके में बिल्कुल तड़ी पार एकदम। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है एक तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में जब कोविड-19 की बीमारी हुई उस टाइम पर कोई टेस्ट करने की ढंग की किट ही नहीं थी, पर फिर क्या हुआ, आराम से ऐसी किट आ गई कि हाँ बस एक बार थूक दो, एक बार सूंघ लो और पता नहीं क्या क्या, फिर उसके बाद में ये लो फटाफट किट निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इसके बारे में, तो इसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका नाम है बेसिकली पाथो डिटेक्ट, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किट यहाँ पर ये बनाई गई है। तो सबसे पहले तो ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये है माई लैब। तो माई लैब क्या है, ये पुणे बेस एक कंपनी है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लग रही है इसकी वो है क्या, अपने देश की है भाई, अपने देश वालों ने बना डाली, तो यूज़ करना तो बनता ही है ना, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो टीबी है, एक्सपर्ट कमेटी, उसने अप्रूवल भी दे दिया है, और इसी के साथ में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी ठप्पा लगा दिया भाई साहब, धड़ल्ले से बेचो, बहुत सही चीज़ बनाया भाई साहब, प्रोडक्ट अच्छा है। क्यों है अच्छा? क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से फैलती है। एक काफ़ी खतरनाक तरीके की आप लोगों को बीमारी देखने को मिलेगी, जिसका जो काफ़ी आसानी से एक इंसान अगर खासे दूसरे इंसान के बेसिकली एरिया में प्रेमाइस में आसानी से उसको ये बीमारी पकड़ सकती है। तो यहाँ पर ये काफ़ी एडवांटेज है कि सिंगल टेस्ट में आप लोगों को हर एक लेवल की चीज़ें बता दे रही है, ट्यूबरक्लोसिस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। जो किट है वो ऑटोमेटेड है, ठीक है, रिड्यूस करती है हाई एक्सपर्टीज, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल ऐसे है कि
देसी इंसान भी आराम से चला ले, ऐसा नहीं कि इसके अंदर आप लोगों को डॉक्टर होना जरूरी है। तो ये है, ठीक है। तो मुन्ना भाई MBBS टाइप का भी कोई इंसान होगा तो वो भी आराम से चला लेगा। किट जो है वो एक तरीके से जो स्टोर की जा सकती है रूम टेम्परेचर में। मैक्सिमम जो किट है आप लोगों को देखने को मिलता है, कई बार वो स्पेशल टेम्परेचर मांगती है, ठीक है, जो कि वहाँ पर काफ़ी दिक्कत आती है। लो कॉस्ट है और कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं रिक्वायरमेंट है इसके लिए, ठीक है, इसको चलाने के लिए यहाँ पर, यानी कि आसानी से आप लोग अपने रूम में रखकर रूम टेम्परेचर पर किसी भी इंसान को लग रहा है कि इसको यार ये TB की बीमारी हो गई है तो उसको नाप सकते हैं आप लोग। तो है ना अच्छा जुगाड़, सस्ता और टिकाऊ। तो ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन सारी। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो जाए किसके द्वारा बनाई गई और क्या क्या बातें हैं, सारी डिटेल में है, ठीक है। तो ये है पूरा टॉपिक, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चों से रिलेटेड आजकल कई सारी बीमारी यार देखने को मिल रही हैं। बच्चा अगर रो रहा है बहुत ज़्यादा है नहीं इरिटेट हो रहा है तो बच्चे के ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी ऐसी बीमारी है जो अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ऐसी एक बीमारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पर ये इस तरीके से गले को पका रही है, बच्चे की जीभ पक जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको बोला गया यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकल। तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या फिर स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो पर्टिकुलर बीमारी है ये 5 से लेकर 15 साल के बच्चे में आप लोगों को देखने को मिल रही है। खासकर जो गला होता है उसमें पेन और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीवर वगैरह भी यहाँ पर बच्चे को देखने को मिल सकता है और भी कई सारी दिक्कत यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये अभी न्यूज़ में आ गई है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, जो कि रिसेंटली मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो एक एज ग्रुप है जिसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डालती हुई ये बीमारी नजर आ रही है, तो कन्फ्यूज आना बिल्कुल नहीं है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बात की जा रही है स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होते हैं उन पर ड्यूटी या फिर जो टैक्सेस होते हैं उनका रिमिशन यानी कि छूट दे देना एक तरीके की। वैसे यहाँ पर बोलते हैं रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड जो प्रोडक्ट होते हैं, ये इसके आप लोगों को देखने को मिलती है, ताकि हमारी कंट्री से जो एक्सपोर्ट है उसको एक तरीके से अच्छे लेवल पर हम लोग बढ़ा सकें। तो केमिकल, इसी के साथ में फर्मा, आयरन और स्टील, तो इन पर भी एक्सटेंड कर दी गई है ताकि एक डिस्काउंट मिल सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। कौन है इसके मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कि इस तरीके जो स्कीम है यहाँ पर जो ये इट इज़ ए रिफंड एक्सपोर्टेड एम्बेडेड ड्यूटीज और टैक्सेस दैट आर नॉट रिबेटेड अंडर अदर स्कीम। तो यानी कि जो दूसरी, देखो बेसिकली क्या होता है, आप लोग एक चीज़ देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों को डबल डबल डिस्काउंट मिल जाएंगे। अगर कोई पेंशन स्कीम चलाई गई है तो ये बोला था कि ये पेंशन स्कीम उन लोगों को मिलेगी जो दूसरी कोई पेंशन न ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो जो दूसरा कोई यहाँ पर मजा नहीं ले रहा है कहीं पर तो उसको मिलेगा। इसमें वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स, यूज कैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मंडी टैक्स ड्यूटी, तो ये सारी भी आप लोग यहाँ पर इंक्लूड की जा रही है। तो ये स्कीम जो है ये रिप्लेस कर रही है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, तो उसको यहाँ पर ये कर रही है, ठीक है, जो वोलेट करती थी प्रोविजन WTO का। देखिए आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, हमारे देश में से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं या फिर हम लोग क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर दुनिया में क्या क्या खरीदा और क्या क्या बेचा जा रहा है, इसके ऊपर नज़र गड़ाए बैठा होता है चचा कौन, WTO। तो WTO चचा जो हैं वो देखते रहते हैं कि कौन कौन क्या क्या बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो है मोहल्ले में नहीं, गांव में कोई एंट्री पॉइंट है और वहाँ पर पंचायत बैठी रहती है, 8-10 जो बूढ़े लोग होते हैं गांव के, जो बूढ़े यानी कि बुजुर्ग लोग होते हैं, तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो बातें कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि गांव में कौन लड़का आ रहा है हवाई में, कौन लड़की आ रही है जो बेसिकली अपना हवाबाजी में चल रहे हैं, तो उनके ऊपर ध्यान रखते हैं और फिर वहाँ से चर्चाएं जो होती है पूरे गाँव में फैलती है। तो ये वो पंचायत है WTO, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ध्यान रखते हैं कौन कौन सी कंट्री जो है इनके दायरे से बाहर जा रही है और फिर उसके बारे में बखान खड़ा करते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, याद रखिएगा। इकोनॉमी से रिलेटेड है यहाँ पर, सेंटर ने पार्लियामेंट को बोला है थोड़ा सा और पैसा चाहिए भाई साहब, तो हमको अलाउ करो 4.36 लाख करोड़। ये सारा पैसा जो होता है, देखिए कुछ तो आप लोग देखते हैं टैक्स में जो इकट्ठा किया गया है, अगर टैक्स से पूर्ति नहीं पड़ रही तो फिर उधारी का चलता है सारा काम, ठीक है। तो ये उधारी का मतलब जैसे आप लोगों ने बैंक में पैसा रख रखा है उठा कर अपना, तो गवर्नमेंट ले लेगी वहाँ से उठाकर पैसा, तो ऐसी चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अभी और पैसा मांगा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो रिवाइज कर रही है नॉर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन, जो यहाँ पर AFI क्या चले, वो सॉरी AIF क्या है, ये आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन बताता है इसको। कई बार ना शॉर्ट टर्म भी देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आता है, अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा तो फिर आप लोग उसको चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो उसको आप लोगों को लेकर चलना है साथ साथ में, ताकि आप लोग चीज़ें समझ सको। क्योंकि ये देखिए जैसे MCQ बना दिया कोई, ठीक है, और आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं है तो फिर कैसे आप लोग आंसर दे पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो बताइए क्या है जिसमें इसको यहाँ पर किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया है 250 मिलियन पॉलिसी लोन टू स्ट्रेंथन करने के लिए लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया। लॉजिस्टिक क्या होता है? लाना और ले जाना, सामान ढोने वाला, ठीक है, या फिर इंसान ढोने वाला, मतलब तरीके जैसे कि चीज़ों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले सेक्टर। 1 लाख के करीब इंडियन, ये कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। 1 लाख के करीब इंडियन ने अपनी सिटीजन छोड़ दी 10 महीने में। कुछ ज़्यादा ही दूसरे देशों में कुछ ज़्यादा ही फायदा मिल रहा है क्या है? बताओ कहाँ डिस्काउंट कहाँ चल रहा है ये डिस्काउंट छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं लोग। ह्यूमन राइट डे मैंने डिस्कस किया था 10 दिसंबर। ब्रिटेन, इटली, जापान मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं भाई साहब। आने वाले टाइम में बवाल होने वाला है, ठीक है। तो ये तो डिसाइड हो गया, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो तीनों एक साइड में होंगे, ठीक है। इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पर कोच्चि के अंदर में यहाँ पर करावती और इसी के साथ में यहाँ पर सुमेधा, तो ये आप लोगों को देखने को मिला, पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के अंदर में जो कंडक्ट किया गया बांग्लादेश नेवी के साथ में। चाइना जो है वो कह रही है भाई साहब डॉलर यूज़ नहीं करना है, हमारा वाली करेंसी यूज़ करो। गल्फ जो समिट में इनके द्वारा रियाद में जो हुई ये बातें बोली जा रही है, तो चाइना चाह रही है कि इनकी डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी घटे। यूएस से जो है वो 10 बिलियन मिलिट्री ग्रांट दे रहा है ताइवान को। ये अपने आप में बवाल कर रहा है बवाल करवाएगा ये भाई साहब, देख लेना कुछ टाइम बाद में, ठीक है। पूरा लग गया कैसे टैकल करना है चाइना को। बोला जा रहा है कौन सी छोटू करोड़पति है आप लोगों के सामने, कौन सी कंट्री है मॉनेटरी ऑथोरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साइन किया गया करेंसी स्वैप एग्रीमेंट? चाइना, रसिया, मालदीव या श्रीलंका? ये मैंने डिस्कस किया था टॉपिक, क्वेश्चन अब आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है दीना बोलुआर्ट। दीना बोलुआर्ट जो है ये रिसेंटली सेलेक्ट किया गया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। फ्रांस, पेरू, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रिक्वेंटली बनते हैं आप लोगों से, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन बताइए किसकी है ये बेसिकली। और हाँ, कल ना बीच में आप देख कई बार ऐसे इश्यू बन जाते हैं जैसे कि बीच में टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जो पीपीटी के अंदर है वो नहीं मिलेगा। जैसे कि सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें प्रैक्टिस आप लोगों को पीपीटी के अंदर ही मिलेगी। अगर टर्मिनेट भी हो गया तो पीपीटी में सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उसको टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 780 मिलियन लोन जो है एक्सपेंड किया गया चेन्नई मेट्रो रेल, तो किसने दिया? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, इसी के साथ में एशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, किसके द्वारा दिया गया बताना है। कौन से स्टेट के द्वारा होस्ट किया गया 9th जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, ठीक है, आरोग्य एक्सपो 2022? गुजरात, गोवा, तेलंगाना, बिहार। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का CSAT का होता है। यहाँ पर बात की जा रही है इस क्वेश्चन के बारे में, वीडियो को पॉज कर अटेम्प्ट करो, तब तक मैं आप लोगों को रिवर बता देता हूँ, ठीक है। रिवर क्या है यहाँ पर, ये जो रिवर आप लोगों की है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ पर, ये सारी USA वाले पोर्शन की रिवर कवर हो रही है। लंबी देखो कितनी है, 2364, तो कम तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यह अरकनास रिवर, ठीक है। तो कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से होती हुई ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो USA के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो USA काफ़ी मेजर रिवर आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन का आंसर क्या है? मालदीव के साथ में किया, कोई दिक्कत ही नहीं है। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन सार्क का मेंबर भी है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर किसके साथ में, ये पेरू की जो है प्रेसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इतना पैसा किसने दिया हम लोग को? तो ADB दे सका है भाई साहब अपना, यार यही है, और यार मेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, ठीक है। ये कहाँ पर देखने को मिला? तो ये गोवा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बाकी CSAT का क्वेश्चन का आंसर डी है 60 घंटे, ये आप लोग यहाँ पर इसको अटेम्प्ट कर लेना, और ये आप लोगों का हो ही गया। अभी हम लोग बात करेंगे वोकैबलरी, भूला आवाज नहीं भूलेंगे, ठीक है। 5 नए शब्द और आप लोग अंग्रेजी बाबू बन जाओगे। तो ये है हमारा कौन बनेगा अंग्रेजपति, ठीक है। तो ये इसके अंदर 5 शब्द हैं कहने के लिए, पर लेकिन वैसे दुनिया भर के शब्द आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं अलग अलग से। अगर आप लोग चाहें तो इनको गिनने बैठ सकते हैं, तो ये 30-40 के करीब शब्द आप लोग के हो जाते हैं। अगर ढंग से पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। पहले यहाँ पर हिंडर, तो ये है एक तरीके से संग्रह करना, ठीक है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं किसी चीज़ को हैम्पर करना भी आप लोग बोल सकते हैं। हिंडर का मतलब हैम्पर करना, किसी चीज़ को रोकना, इस तरीके से बाधा डालने की बात आप लोग कर सकते हैं। पाबंदी लगाना या फिर सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। इंटरडिक्ट का मतलब पाबंदी मतलब किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। विरोध करना मतलब किसी के पास में ऑथोरिटी है, किसी को रोक दिया। जैसे कि आंसर राइटिंग ग्रुप में कोई भी अगर बदतमीजी करता है, या फिर फेसबुक के ग्रुप पे अगर कोई उल्टी सीधी चीज़ें पोस्ट करता है, तो उसको तुरंत बैन कर देता हूँ मैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये रहता है कि जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है ढंग से आंसर देने में, तो वहाँ पर वो आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये काम आप लोग देख सकते हैं।
ये वोकेबलरी आप लोगों के लिए है। ये है पंक्चुलियस, यानी कि समयनिष्ठ, जो मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम पर आ गए ना, दुरुस्त हो गए बिल्कुल, जोश आई है ना तो ये उनके लिए है बेसिकली। यहाँ पर आप लोग देखते हैं डिटेल एक तरीके से यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसा इंसान जो खासकर समयनिष्ठ रहते हैं, पंक्चुअल बोलते हैं, ठीक है। एक केयर पर्सन भी बोल सकते हैं, केयरफुल पर्सन, चीज़ों का ध्यान रखने वाला, अटेंटिव, जो भी चीज़ें स्टार्ट हो गई एकदम तुरंत उसको लेकर है कि तुम तैनात है एकदम, बिल्कुल मुस्तैद है एकदम ठीक है। अटेंशन या फिर करेक्ट बिहेवियर शो करना, डिटेल आप लोग बोल सकते हैं। क्रोनिक तो स्थायी शब्द बेसिकली यूज किया जाता है, नेचुरल, परसिस्टेंट, रेगुलर शब्द भी आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। रिटेलिएशन तो वही रहता है, रसिया ने यूक्रेन को मारा, यूक्रेन ने रसिया को मारा, हम लगे हुए हैं रिवेंज लेने, ठीक है। तो ये हो गया रिटेलिएशन। तो काफ़ी प्यारे शब्द हैं। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में कहीं भी आप लोगों से पूछे कोई एंटोनिम, सिनोनिम्स के तौर पर भी सेंटेंस फॉर्मेशन के, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और बाकी राणा साहब के द्वारा आंसर काफ़ी अच्छे दिए गए, तो ये काफ़ी डिटेल में आंसर दिए गए, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में सारी बातें आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि इनके द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया, ये आप लोग देखते हैं। कई सारे बच्चे ना आंसर ऐसे देते हैं, मतलब उन्हें कहते हैं कि दिल खुश कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करो, अच्छा लगता है यार। और बाकी जोश हाई रखना है। आपकी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी आप लोगों को ही निकालने पड़ेगा, सामने वाले को बताओगे तो मजा लेके जाएगा बस ओनली, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपनी समस्याओं का समाधान करने की, और जिसका भी सिलेक्शन होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दिया करो, जिस भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है, क्योंकि एक अच्छा अचीवमेंट है एसएलवी परिवार के लिए। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है। और इसी के साथ में अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और लाइफ को इंजॉय करते रहिए, ठीक है। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और पानी जो वगैरह और ये सारी चीज़ें सेव करते रहो। और बाकी फीडबैक दे दिया करो, लाइक शेयर जो भी आप लोगों को लगे, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करो भाई साहब, ताबड़तोड़, और फिर बताओ। और बाकी यहाँ पर आप लोग कनेक्ट रहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।